तो सभी को राधे राधे। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये एक डायग्राम है, बड़ा फेमस है, साइकोलॉजी में काफी यूज किया जाता है कि हमारी सेल्फ जो है उसके चार डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन, दो डायमेंशन है जो ओपन होंगे नॉलेज की तरफ जब बढ़ेंगे आगे हम तब, एंड टू डायमेंशंस विल बी ओपन व्हेन वी विल सीक अवेयरनेस इन आवर लाइफ। सो सबसे पहला क्या है जिसको हम बोलते हैं नोन एंड अननोन। पहले नोन पे आते हैं, नोन एंड नोन। सिंपल तरीके से बात करेंगे, नोन एंड नोन का मीनिंग है कि देर आर सम फैक्ट्स अबाउट आवर लाइफ जो हमें भी पता है, वो दूसरों को भी पता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस प्रोफेशन में है ना, क्या काम करते हैं लाइफ में, क्या कमाते हैं, किस फील्ड में, वो फैक्ट्स है हमारे लाइफ के। हमें भी पता है, वो दूसरों को भी पता है। तो ज्यादातर ये हम, जो हमारी पब्लिक सेल्फ है, वो इससे रूल होती है। लेकिन सेकंड एक एरिया है जो नोन एंड अननोन है। हमें पता है कुछ बातें अपने बारे में, लेकिन वो बातें दुनिया को नहीं पता ना। कुछ हमारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ हमें ही पता है, दूसरे को नहीं पता। और फिर वो उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, इसने मुझे ये क्यों बोला, इसने ये मुझे क्यों नहीं बोला। तो दूसरा एरिया क्या, जो सिर्फ हमें पता है अपने बारे में, लेकिन पब्लिक को नहीं पता, हमारे सिर्फ प्राइवेट सेल्फ को पता है। फिर एक एरिया है जिसके बारे में, हमारी सेल्फ के बारे में सिर्फ दूसरों को पता है, हमें नहीं पता। वो हमारे बातें में, पब्लिक डोमेन में बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है हमारे बारे में, लेकिन हमें ही नहीं पता होता, बाकी सबको पता होता है वो। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो दूसरों को पता है हमारे बारे में, हमें नहीं पता। हमारा फोकस किस पे है, जिसके लिए हम आज जुड़े हैं, फोर्थ डायमेंशन जो एक्सप्लोरेशन को डील करती है, जो अननोन टू अननोन है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना हमें पता आज तक, ना दुनिया को पता है। वो एक ऐसा एरिया जिसमें जितना हम रिसर्च में जाएंगे, एक्सप्लोरेशन में जाएंगे, उतना पहले सेल्फ को पता चलेगा, फिर कोई भी वो सेल्फ पब्लिक डोमेन में उस नॉलेज को लेके आएगी, और वो लोग, बाकी लोगों तक पहुंचेगी। तो अगर हम इस अननोन से लेके स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और सिर्फ उसको लेके जाते हैं कहाँ तक, अपनी सेल्फ तक, कि सिर्फ मैं जान लूं, दूसरा ना जान पाए, इस लेवल को हम बोलते हैं अवेयरनेस। कि मैंने अपने आप को सेल्फ अवेयर कर लिया, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं दूसरों को वो बात नहीं बताऊं। लेकिन अगर हम किसी अननोन फैक्ट्स को, किसी अननोन सब्जेक्ट को, डिसिप्लिन को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ऐसे मोती, कुछ ऐसी बड़ी प्रेशियस इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, और उसको हम पब्लिक डोमेन में जब लेके जाते हैं तो वो नॉलेज कहलाती है, क्या वो नॉलेज के फील्ड में आ गई है, जिसमें दूसरों को पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हमें पता, हम उसको शेयर करना चाह रहे हैं। तो हम, कुछ अवेयरनेस है मेरी, कुछ अपनी रियलाइजेशंस हैं, कुछ गुरु की ग्रेस है, लर्निंग है इतने सालों में, जो आज हम नॉलेज की फॉर्म में शेयर करने वाले हैं। तो आज की बिगिनिंग हम करेंगे, पिछले सेमिनार में हमने शायद इससे एंड किया था, आज हम बिगिनिंग करेंगे इससे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, जो इस यूनिवर्स में है, वो ही हमारी एक फिजिकल बॉडी के अंदर है। जो फिजिकल बॉडी में है वही ब्रह्मांड में है। तो हमारा एक जो फिजिकल शरीर है, भौतिक शरीर जो है, वो एक मिनी यूनिवर्स है अपने आप में। वो सारे रूल्स रेगुलेशन से गवर्न होता है, जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है। पहली बार में ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, कि कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो यकीन होने लगेगा, और धीरे धीरे विश्वास होगा कि हाँ, कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिससे पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है, हमारा प्लेनेट गवर्न होता है, उसी से हमारा हाउस एनवायरनमेंट गवर्न होगा, और उसी से हमारी बॉडी गवर्न होगी। तो जब हम देवताओं की बात करते हैं, उनका ओरिजिन जो है, तो ब्रह्मा जी हैं जो ओरिजिनेटर है इस पूरी प्रकृति के। उनके पुत्र कहलाए ऋषि कश्यप। फिर आज फिर से मैं वही बात, फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो रिश्ते नातों की बात होगी, वो सिर्फ समझने के लेवल पे है। रियल में एनर्जीज में कोई माँ बाप बेटा नहीं होते। हम समझ जाएं अपने एक संसारिक तरीके के हिसाब से, इसलिए इन चीजों को ऐसे
डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। तो ऋषि कश्यप जो हैं उनकी 2 पत्नियां रही, 13 पत्नियां थी, बट 2 का ही हम बात करें क्योंकि इसी से हम अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बिल्टअप कर पाएंगे। तो ऋषि कश्यप की जो अदिति के नाम से जो वाइफ रही हैं, उस एनर्जी ने आगे अपने आप को 12 आदित्योज में कन्वर्ट किया, 11 रुद्र, 8 वासुस एंड 2 अश्विन्स। पहले लेक्चर में हमने खूब डिटेल में इन पे डिस्कशन करी थी, आज हम सिर्फ इनको रेफर करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है। बाकी देवी देवताओं की इन एनर्जीज का ओरिजिन पे बात नहीं करनी आज हम। तो 12 आदित्याज कौन है? जो 12 फॉर्म्स है सन की, 1 फॉर्म इन ईच मंथ, 12 महीने सूर्य के 12 रूप, उनको 12 आदित्य बोला गया। 11 रुद्र जो है वो 8, 11 के अगर डिवीजन हम करेंगे तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञान को लेते हैं अपने अंदर, रिसेप्टिव जो स्किल्स आते हैं हमारे अंदर वो, और एक जो है खुद, वो खुद भगवान शिव का रूप है अपने आप में, वो खुद शिव है, जो इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, रीजनिंग की जो कैपेसिटी दी है नेचर ने हमें वो। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या है? जैसे आईज है हमारी, आंखें हैं, कान है, स्मेल की जो नाक से स्मेल की है, उसके बाद टेस्ट टंग का है, और उसमें स्किन है हमारी। ये 5 हैं जिससे हम रिसीव करते हैं जो चीजों को, ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर 5 हमारे क्या है? वो कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ है हमारे, पैर हैं, उसके बाद हमारा मुख है जिससे हम खाना अंदर लेके जाते हैं, कर्म करता है शरीर, खाने को आगे डाइजेस्ट करने की प्रोसेस चलती है। और फिर हमारा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और एक हमारा एनस है जिससे हम वेस्टेज को रिलीव करते हैं। ये 5 हमारी कर्मेंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं। और उसके बाद एक खुद हमारा जो माइंड है, जहाँ इंटेलिजेंस है, शिव खुद विराजमान है वो अपने रुद्र रूप में। 8 वासुस जो हैं ये 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और आगे भी हैं, इसमें कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं कि 3 जो हैं उसमें सूर्य है, चंद्रमा है और नक्षत्राणी है। मेरा पर्सनल बिलीफ, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, वो 3 हमारे गुण हैं जिससे पूरी प्रकृति चलती है, रजस, तमस और सत्व। 2 अश्विन्स जो हैं इनका रेफरेंस आज आएगा जब हम आपा और अपावस्था, 2 नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एनर्जीज उनकी बात करेंगे। तो ये हीलिंग एनर्जीज हैं, हमारी बॉडी को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाती हैं। जो दूसरी इनकी पत्नी रही है दिति, जिनसे इनको असुर का नाम दिया गया, दैत्य और जो दानव थे वो पैदा हुए, दानु नाम की वाइफ से 11 असुर। तो जिन देवी देवताओं की हम बात करते हैं वो 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि, संस्कृत में कोटि वर्ड के दोनों मीनिंग होते हैं, करोड़ भी बोल सकते हैं उसको, और कोटि मतलब जो एक उच्च कोटि के, हाई स्टैंडर्ड के हैं, जो लाइफ को रियल में मेजरली रूल करते हैं हमारे। तो 33 देवताज हैं, 11 असुर एनर्जीज हैं। वो 11 असुर क्यों काउंट होती हैं? क्योंकि उनका जो बर्थ है वो दिति या धनु के थ्रू है, उनसे उनको असुर का जो नाम मिला। लेकिन बाई नेचर वो बेनेवलेंट है, वो कुछ देने वाले हैं, इसलिए देवताओं में काउंट होते हैं। तो टोटल अगर देखते हैं तो ये 44 बनेंगे, 11 असुर, 33 देवताज। एक जो है वो खुद ब्रह्मा है, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिएटिव फोर्स है यूनिवर्स का कि विदाउट हिम हम वी कांट इमेजिन क्रिएटिविटी। वो इमेंस सोर्स है क्रिएटिविटी का, हर जगह पे कुछ भी क्रिएट करने के लिए हमें ब्रह्मा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिनेटर को मस्कुलिन स्टैंडर्ड से देखते हैं तो वो ब्रह्मा एनर्जी है, क्रिएटिव फोर्स, जिनको ना कोई क्रिएट कर सकता ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। वो एक बार क्रिएट हो गए तो हो गए, वो इमेंस टाइम के लिए, इटर्निटी के लिए क्रिएट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मदर अदिति हैं, बाउंडलेस, अनफेटर्ड, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। ये उस क्रिएटेड यूनिवर्स को मेंटेन करने का काम करती हैं, जिसको हम अलग अलग रूप में जानते हैं, आदि शक्ति, भवानी, माँ दुर्गा, उनके आगे के रूप। तो जो भी हम फेमिनिन एक पर्सपेक्टिव लेते हैं डिविनिटी का, वो माँ अदिति के रूप में है, आज खूब जिक्र होगा इनका लेक्चर में। और मस्कुलिन अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मा जी हैं। किससे चलाती हैं क्रिएटेड यूनिवर्स को? विद द हेल्प ऑफ 45 एनर्जी फील्ड्स, जिसकी बात हम वास्तु में करते हैं और उसका एक प्रॉपर फ्लोर मैप देते हैं 45 एनर्जी फील्ड्स के तौर पे। चलिए, यहाँ पे हम खूब सारी बातें करेंगे आज।
आज ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, आज बातें ज्यादा है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा है, स्लाइड्स कम है। तो जब भी इस दुनिया को मस्कुलिन पर्सपेक्टिव से देखते तो मान के चलते कि कोई मस्कुलिन एनर्जी है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू पूरा वर्ल्ड गवर्न होता है, और उसको हम पुरुष के रूप में पूजते हैं। जैसे विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, महादेव हैं, कि कोई पुरुष एलिमेंट है। अगर हम उसको फेमिनिन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो माँ अर्थ बोलते हैं हम, धरती माता के रूप में हम पूजते हैं, और वो फेमिनिन कंसेप्शन है। तो ये बड़ा एक डिबेटेबल और आर्ग्यूमेंटेटिव फील्ड है, इस पे कितने भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। कोई इस फेवर में भी आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि ये जो दुनिया है हमारी वो एक फेमिनिन कंसेप्शन है, किसी फीमेल एनर्जी से रूल होती है। कोई ये भी आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दे सकता है कि जो अल्टीमेट एनर्जी है वो बाय नेचर मस्कुलिन हो सकती है। हम इस डिबेट में ना जाएं, इसलिए हम नेचर समझ लें पुरुष और प्रकृति का। पुरुष का मतलब है जो भी चीज फिक्स्ड है, जो चेंजेबल नहीं है, जो बहुत सॉलिड है, वो पुरुष एलिमेंट है। वो स्त्री पुरुष हम नहीं है। अगर हम अपने जो सामाजिक तरीका उससे देखें तो वो एक एनर्जी के लेवल की चीज है। एनर्जी कभी जेंडर के थ्रू रूल नहीं होती, वो गुण के तौर पे है। और अगर हम देखते हैं अदिति के तौर पे, माँ के रूप में, फेमिनिन कंसेप्शन में, तो प्रकृति जो है उसका नेचर है कि वो चेंजेबल है, क्योंकि उसको क्रिएट करने का काम करना है। जब भी कोई चीज क्रिएशन में आएगी तो उसको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो ये पुरुष और प्रकृति का नेचर है कि पुरुष एलिमेंट हमारे अंदर वो है जो फिक्स है। जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि जो माइंड है एक ही है हमारे पास, हार्ट जो है एक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक है। तो बहुत सारे ऐसी बॉडी में पार्ट्स है जो सिर्फ सिंगल हैं, और हमारा कोई रूल नहीं है उसके ऊपर। अगर मैं अपने माइंड को कहूँ कि ये मत सोचो इस बारे में, तो वो मेरे अंडर नहीं है। मैं हार्ट को कहूँ कि रुक जाओ, वो नहीं रुकेगा। मैं फूड को कहूँ को डाइजेस्ट मत हो, तो डाइजेस्ट सिस्टम मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है, जो फ्लेक्सिबल है। वो किसके अंडर आएंगे? वो प्रकृति के अंडर आएंगे। मेरे हाथ हिलेंगे नहीं हिलेंगे, डिसीजन मेरा होगा। पैरों से मैं आगे चलूं कि पीछे चलूं, डिसीजन मेरा है ना। तो मस्कुलिन या फेमिनिन, हम किस पे फोकस करेंगे? क्योंकि हमें जहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट दिखता है वो होता है एलिमेंटल लेवल पे, जिसको हम कंक्रीट फॉर्म में देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, बड़े एलिमेंट है, तत्व हैं वो। उन्होंने मिलके इस प्लेनेट पे लाइफ को क्रिएट किया और सस्टेन कर रहे हैं वो। इसी को हम भगवान का रूप मान के चलते हैं। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और वैसे नीर, कि उन्हीं पांचों एलिमेंट से मिलके सब बना है, सस्टेन हो रहा है और चल रहा है। आज हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। जैसे जो 3 फंक्शन है, अल्टीमेट जो एनर्जी है हमारी उसकी, कि एक ब्रह्मा है जो क्रिएट करते हैं, विष्णु जी हैं जो सस्टेन मेंटेन करते हैं उस क्रिएटेड यूनिवर्स को, और जो महेश हैं, उनको काम दिया गया कि जब भी कोई एलिमेंट, कोई चीज, कोई प्राणी एक ऐसी अवस्था में पहुंचे कि अब उसके लिए उसका शरीर, उसकी आत्मा, उनका कनेक्शन वीक हो गया अब, तो उसको वापस अलग अलग करने का काम वो करते, सेपरेशन का काम कह सकते हो, डिस्ट्रक्शन का काम वो करते हैं। आपने कभी ये चीज नोटिस करी होगी, ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है हमारे पूरे, अगर इंडिया की बात करें पूरे कंट्री में, एक ही सिंगल डेडिकेटेड मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है। और कहीं भी ब्रह्मा जी की मंदिरों में स्थापना करके पूजा नहीं होती। अगर हम बात करें महेश की, महेश के भी टेम्पल्स बहुत कम है जहाँ पे वो महेश के रूप में पूजे जाते हो। शिव पूजे जाते हैं, अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं, उनके टेम्पल्स भी हैं हालांकि, लेकिन अवतार नहीं है। अवतार किसके? ना ब्रह्मा जी के ज्यादा अवतार है, ना जो रुद्र रूप है शिव का, उस उनके कोई अवतार। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं, हम जब भी शिव कह रहे हैं तो वो 2 फॉर्म में कह रहे हैं। एक जो अल्टीमेट एनर्जी है उसका कोई नाम नहीं हो सकता, फिर भी हम अपनी सहूलियत के लिए एक नाम अगर देना चाहें तो हम उनको शिवा बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो महेश के रूप में हमारे पास है वो उन शिव का एक रूप है, जैसे विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं शिव की, तो वो अल्टीमेट एनर्जी की बात हो रही है, अल्टीमेट इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो उनके भी अवतार नहीं है, बहुत रेयर या कम मिलेंगे, नहीं है। सबसे ज्यादा अवतार किसके हैं? विष्णु जी के। क्यों है अवतार? क्योंकि जो मेंटेन करता है ना, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ, आपको किसी भी तरीके से एक एनिमल के बच्चे को
एक किसी पौधे को, एक इंसान को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर चीज को जो भी क्रिएट हुई इसमें, उन सबको प्रोटेक्शन देना, प्रिजर्व करना, उनकी हंगर के लिए अरेंजमेंट करना, रिसोर्सेज जनरेट करना, ये किस उस एनर्जी का कौन सा रूप रूल करता है? जो विष्णु जी का रूप। इसलिए उनके बहुत सारे अवतार हैं जिनका जिक्र है हमारे शास्त्रों में। क्यों है उनके अवतार? क्योंकि उनको बार बार कई कई युगों में जब लगता है कि फिर से इग्नोरेंस आ गई, लोग भूल रहे हैं कि हमें जीना कैसे, तो एक स्टैंडर्ड रूप देते हैं वो। हम आज दो अवतार डिस्कस करेंगे, एक राम जी का अवतार है, कृष्ण जी का अवतार है। तो क्यों होते हैं अवतार? ये ताकि हम सीख जाएं हाउ टू सर्वाइव इन द बेस्ट ऑफ द वेज ना, टॉप लेवल पे, स्टैंडर्ड पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो राम जी जो हैं उनको भगवान क्यों मानते हैं? पहली बात तो ये है। एक राजा हुए दशरथ, 3 पत्नियां, बच्चे हुए उनके 4, कहानी है। उन सब में से राम को ही भगवान का दर्जा क्यों दिया? अब उसको लिंक कहाँ करेंगे हम? क्योंकि हमारे भगवान तो ये 5 एलिमेंट है, ऐसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु आसे अग्नि नैसे नीर। उनके कैरेक्टर में, उनकी पर्सनैलिटी में इन 5 एलिमेंट्स का बेस्ट अगर कोई बैलेंस हो सकता है वो हमें नजर आता है, इसलिए हमने उनको भगवान का रूप दिया। अब समझते कि वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे है। सबसे पहले इसी अगर टेबल के अकॉर्डिंग हम चले तो भैसे भूमि लेते हैं हम। भूमि जो एलिमेंट है, एक तो है जमीन कंक्रीट फॉर्म में, एक भूमि है सिंबल। वो क्या है कि जिसका अर्थ एलिमेंट जितना स्ट्रोंग होगा वो अपनी बात का उतना पक्का, उतना खरा होगा। एक बात बोलेगा लेकिन सॉलिड बात बोलेगा। तो क्या राम जी की बात में वजन था? हाँ बिल्कुल वजन था। एक बार फादर को बोला कि ठीक है, आपने वचन दे दिया है, बोल ही दिया है, तो वनवास में जीऊंगा, 14 साल निभाऊंगा, चाहे जैसे भी निभाया, खुशी खुशी निभाया। लेकिन एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, खड़े रहे अपनी बात के। तो उनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रोंग था, कमिटमेंट बहुत स्ट्रोंग थे। अगर एक बार सीता जी को बोल दिया कि मैं एक पति पत्नी का ही पति रहूंगा, तो एक पत्नी के साथ ही वो रहे। उनके सामने टेम्पटेशंस भी आई, ऑफर भी आए, शूर्पणखा भी आई, लेकिन थोड़ा सा भी मन नहीं डोला उनका। बहुत स्ट्रोंग अर्थ एलिमेंट था उनके अंदर। क्या उनके अंदर, अब थोड़ा सा हम एक बार लिंक कर लेंगे चीजों को, क्या उनके अंदर वायु एलिमेंट है, विंड एलिमेंट, एयर एलिमेंट, जिसका काम क्या है? मूवमेंट। अर्थ अर्थ देती है सॉलिडिटी, एयर एलिमेंट क्या देगा हमें? मूवमेंट। क्या उनके कैरेक्टर में हमें मूवमेंट दिखा? वो अपनी सेल्फ से, अदर से कनेक्ट हो पाए? बहुत लोगों से कनेक्ट हुए, वो चाहे सुग्रीव हो, हनुमान जी हो, वो चाहे एक नाव चलाने वाला खेवैया क्यों ना हो, जिससे भी कनेक्ट हुए बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए। और इस कनेक्शन के थ्रू एक पूरी आर्मी बिल्टअप करी। अकेले अपने भाई और वाइफ के साथ थे, लेकिन पूरी एक आर्मी क्रिएट हुई। और सोशलाइजेंस के थ्रू वो पूरा, जो हमें पूरा रामायण का पता है कि लड़ाई लड़के अपना हक वापस लेके, सीता जी को वापस लेके, अपना जो ओनर रिस्पेक्ट था उसके साथ वो वापस लौटे थे। तो उनके अंदर एयर एलिमेंट भी उतना स्ट्रॉन्ग था। क्या उनके अंदर फायर एलिमेंट था? फायर एलिमेंट क्या देता है इंसान को? वैल्योर, जिसको हम क्षत्रिय धर्म बोलते हैं, है? लड़ने की पावर, पैशन, जील, एंथुजियाज्म, हिम्मत जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या राम जी में हिम्मत थी? बिल्कुल थी। कितने राक्षसों का वध किया उन्होंने। और कमिटमेंट जो उनको अर्थ एलिमेंट से मिली थी, उसको निभाने की जो हिम्मत थी वो अग्नि एलिमेंट से मिली। क्रोध भी करते थे, वैसा नहीं था क्रोध नहीं करते थे, लेकिन क्या वो इमोशनल थे? क्या वोटर एलिमेंट था उनके अंदर? बिल्कुल इमोशनल थे। अगर इमोशनल ना होते, बहुत प्रैक्टिकल होते, आज की अगर लैंग्वेज में बात करें, तो वो अपना फायदा नुकसान देखते। वो ये देखते कि कमिटमेंट तो फादर ने करी, 3 वचन तो फादर के थे, मैं 14 ईयर्स अपनी लाइफ की क्यों वेस्ट करूं? है ना? वो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल लेते कि मुझे ये मत बनाओ, या 14 ईयर्स कम कर दो, राजा चाहे भरत को बना दो, है ना? कोई ना कोई क्लोज ऐड करते, नहीं किया। इमोशनल थे वो, अपने फादर की बातों को एज इट इज लिया, उनके इमोशंस को समझा। जब सीता जी से उनका सेपरेशन होता तो खूब रोते हैं राम, बच्चे की तरह रोते हैं वो। तो इमोशनल भी उतने ही है। अब आते हैं हम गगन पे, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या देता है इंसान को? कि वो इतना कैपेबल बने कि वो दूसरों की विश फुलफिलमेंट कर पाए, उनको गेन्स दे पाए, उनको प्रॉफिट दे पाए। क्या स्पेस एलिमेंट स्ट्रॉन्ग था राम जी का? अगर ये स्ट्रॉन्ग ना होता तो क्यों वो पहले सुग्रीव के आगे बढ़ के हेल्प करते कि जाओ पहले तुम अपना राज्य संभालो, अपने सिंहासन पे बैठो, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब मेरी हेल्प कर देना। पहले उनकी विश फुलफिल करी उन्होंने।
फिर विभीषण की विश फुलफिल करी, पहले उनका राज्याभिषेक कर दिया था लंका जीतने से पहले, कि लंका के अगले राजा आप होंगे, भावी राजा आप होंगे। उन्होंने चाहे अहिल्या हो कोई हो, इतनों की विश फुलफिलमेंट करी है। तो पांचों के पांचों जो एलिमेंट हैं, ऑल 5 एलिमेंट अगर हम देखते हैं तो राम जी के कैरेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत परफेक्ट बैलेंस में है। तो वो हमारे लिए भगवान तुल्य है। उनके कैरेक्टर का अगर हम अनुसरण करेंगे तो बहुत कुछ है जो उन 5 एलिमेंट के बैलेंस को लेके हमें समझ आएगा। अगर हम कृष्ण भगवान का यहाँ पे अगर एग्जाम्पल उनको लेके देखें कि क्या इस भगवान की कैटेगरी में वो है, तो अगर अर्थ एलिमेंट की बात करेंगे तो वो भी अपनी बात कितने पक्के थे। चाहे उनकी कमिटमेंट राधा जी से रही हो, चाहे उनकी कमिटमेंट अपने गवालों से रही हो, चाहे उनकी कमिटमेंट अपनी फैमिली से रही हो, जिस बात के थे पक्के थे। लेकिन क्योंकि युग अलग अलग है, राम जी सतयुग में है, कृष्ण जी जो हैं वो द्वापर में है, तो युग के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो थोड़े से मोल्ड मिलेंगे, लेकिन एलिमेंट सब मिलेंगे उसमें। क्या कृष्ण जी ने विश फुलफिलमेंट करी? बिल्कुल करी उन्होंने भी। क्या वो अपनी सेल्फ से दूसरों से कनेक्ट हो पाए? बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। क्या अग्नि थी उनके अंदर? अग्नि थी, अच्छे योद्धा थे। क्या उनके अंदर वोटर एलिमेंट था? इमोशनल थे, बिल्कुल थे, बहुत प्यार किया उन्होंने। उनके प्यार को तो आज पूरी दुनिया पूज रही है। तो दोनों के दोनों में ये 5 के 5 एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। यही एलिमेंट हमारे अंदर भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इसलिए हमें भी कोई भगवान कहे, लेकिन कोशिश करते हैं कि इन एलिमेंट्स का जितना परफेक्ट बैलेंस हम क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ में, उतना ज्यादा अच्छा है। अब वोटर एलिमेंट क्या करेगा, ये अब थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, क्योंकि मेन जिस टॉपिक पे जाएंगे ना वहां खूब सारी बातें होंगी इनके बारे में। तो 5 एलिमेंट्स, उसके बाद डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 से 8 डायरेक्शंस, और 8 से टोटल 16 डायरेक्शंस जो हैं वो हमारी वास्तु के अंदर कंसीडर की जाती हैं। आज उसमें सिर्फ और 9 प्लैनेट्स के साथ उनका जो है रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। ये वास्तु पुरुष हैं। आज उनकी कहानी वगैरह वो बातें नहीं करेंगे, आज हमारा फोकस पूरा इनके हेड के ऊपर होगा, और यहाँ की जो एनर्जीज हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, इसमें सबसे पहले दो डायरेक्शंस हैं, दो एलिमेंट्स हैं, जिसका मिक्सचर है। ये अकेला इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें नॉर्थ भी है, इसमें ईस्ट भी है। इसका मतलब इसमें वाटर एलिमेंट भी है, इसमें एयर एलिमेंट भी है। तो बेसिकली मेजरली हम इसको वाटर जोन कंसीडर करते हैं। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? मेंटल क्लैरिटी, विजनरी, विजडम, स्पिरिचुअलिटी। अभी हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, इसी टॉपिक को आज हमने कवर करना है। धीरे धीरे हम इतनी डेप्थ में जाएंगे कि आप एंड में आप समझ पाएंगे कि क्यों पूरे सोशल मीडिया पे सबको मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से ये हो जाएगा। वो इतना नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है, आज वो सीक्रेट हम रिवील करेंगे। क्या क्या चीजें प्लेस कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट में? टेम्पल हो सकता है यहाँ पे, सबसे पहली अच्छी चीज जो हो सकती है टेम्पल। बात करेंगे हम कि टेम्पल ही क्यों रिकमेंडेड है। अगर कोई टेम्पल ना बना सके, स्टडी टेबल हो सकता है, यहाँ पढ़ सकते हैं बैठ। यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाई जा सकती है अच्छी खासी, जिसमें खासकर धार्मिक अगर बुक्स हो तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। स्विमिंग पूल हो सकता है यहाँ पे, अंडरग्राउंड एक्टिविटी हम कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्थ के अंदर है। हालांकि एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ ना करें तो बेटर है वो, क्योंकि ये मर्म स्थान भी है हमारा, हाईली सेंसिटिव जोन है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे स्विमिंग पूल ना खोदे, उसके थोड़ा आगे पीछे कर ले, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में चले जाए या थोड़ा सा NNE में आ जाए। वाटर बॉडीज क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे आप जैसी चाहो। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ना प्लेस करें, थोड़ा आगे या पीछे कर ले, लेकिन हो सकता है। कौन से प्लेनेट रूल करते हैं? जब प्लेनेट की बात करेंगे तो जुपिटर प्लेनेट। जुपिटर प्लेनेट अपने आप में ही गुरु है। देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, उनको हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ये एक कोइंसिडेंस है कि सेलेस्टियल जो बीइंग्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनमें भी हमारे पास देखने को है। तो सबसे बड़े जो प्लैनेट हैं उनको हम जुपिटर का नाम देते हैं। किस चीज के कारक हैं? अब गुरु हैं तो ऑफ कोर्स नॉलेज है उनके पास। सिर्फ नॉलेज नहीं है, अपनी रियलाइजेशन विजडम भी है, और एक बड़ा रिलीजियस सा टेम्परामेंट है। यहाँ के देवता कौन है? अगर डेटी देखा जाए तो वो खुद शिव हैं। शिव क्या है? लॉर्ड ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्वी हैं।
संसारिक कम है, तपस्वी ज्यादा है, ऑस्टेरिटी है, असेटिक है, बिल्कुल सन्यासी है, कुछ नहीं चाहिए उनको किसी से, मेडिटेशन करते रहना उनका काम है, ध्यान में मगन रहते हैं, और सेक्लूजन पसंद करते हैं, अलग थलग से रहते हैं, है ना। कई बार हमारे जो लोकल जो सॉन्ग्स हैं उसमें भी कई बार पार्वती मैया को दिखाया कि वो कंप्लेन कर रही होती है शिव भगवान को कि वो टाइम नहीं देते, वो अकेले बैठे रहते हैं बस में रमा के, और सेक्लूजन में रहना उनको पसंद है। अगर लोडिंग और स्लोपिंग की बात करें तो जीरो लोडिंग है यहाँ पे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी ज्यादा वजन की चीज ना रखें यहाँ पे। इसको हो सके तो बिल्कुल क्लीन रखें, कुछ भी ना हो यहाँ पे, बट अगर कुछ है तो जितना हो सके उतना वहां पे वेट कम कर दें, वजन उतना कम कर दें। कौन कौन सी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट सबसे बड़ा एंटी एलिमेंट है, जहाँ पे शिव की एनर्जी है, जहाँ पे जुपिटर प्लेनेट है, जहाँ टेम्पल होना चाहिए, वहां पे अगर टॉयलेट है तो ये बहुत ही बुरी एक एंटी एक्टिविटी है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत मतलब डिबेटेबल है। बहुत लोग कहते हैं हो सकता है, कोई कहता नहीं होता है, बट यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे सर के ऊपर कोई टॉयलेट बना दे। दूसरा, किचन भी एंटी एक्टिविटी, किचन नहीं होनी चाहिए, सर पे कोई आग लगाए वो भी अच्छा नहीं है। स्टोर रूम अगर है तो वो भी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। अगर न्यूली वेडिड कपल का बेडरूम यहाँ पे दे दिया तो ये एंटी एक्टिविटी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बेडरूम नहीं हो सकता, हो सकता, लेकिन न्यूली वेडिड कपल का बेडरूम ना हो। क्यों? क्योंकि वो फिर किससे क्लैश करेगा? देवता एनर्जी से। शिव क्या है वहां पे? वो दे रहे हैं ऑस्टेरिटी, असेटिक, मेडिटेशन, सेक्लूजन। जुपिटर दे रहे हैं रिलीजियस टेम्परामेंट, विजडम, नॉलेज। और न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपने लव रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में, कैरी फॉरवर्ड करने में बिजी होंगे। तो ये बिल्कुल एंटी एक्टिविटी हो जाएगी और बड़े रोंग तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर देगी। आगे है सेप्टिक टैंक। अगर किसी के घर का सेप्टिक टैंक वहां है जहां से सारा जो वेस्टेज है वो आके रुकता है, निकलता है, तो ये भी बड़ी एंटी एक्टिविटी है। इवन ये जोन इतना सेंसिटिव है कि अगर यहाँ पर किसी ने सिर्फ डस्टबिन भी रख दिया, और वो डस्टबिन ऐसा जो डेली क्लीन भी ना होता हो, सुबह से शाम तक जिसमें कचरा पड़ा रहता हो, तो हालांकि डस्टबिन एक बहुत स्मॉल सी चीज है, इतना इम्पैक्ट बाकी जोन्स में नहीं करती, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि सिर्फ एक डस्टबिन भी बहुत बुरे रिजल्ट्स ला सकता है। ये इतना सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पे डस्टबिन भी ना लगाएं तो बड़ा अच्छा है। फिर कौन कौन से कलर जा सकते हैं? तो न्यूमरोलॉजी पे अगर हम बात करें तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है न्यूमरोलॉजी, बट फिर भी अगर हम थोड़ी बहुत भी बात करें तो नंबर 3 जो जुपिटर को दिया गया है वो यहाँ पे रूल करता है। जुपिटर का एक कलर है एक्वा ब्लू, यानी कि ब्लू की लाइटर शेड्स। हमें कभी भी ब्लू की डार्क शेड्स यूज नहीं करनी होती, वो फिर उनका रिलेशन अलग प्लैनेट, अलग डेटी से चला जाता है। एक्वा ब्लू या लाइटर ब्लू। येलो यहाँ पे आ सकता है, अलाउड है थोड़ा, वो हम बात करेंगे आगे जब पूरा नॉर्थ ईस्ट पे आएंगे तब कैसे। इवन व्हाइट भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ब्लू अगर यूज करेंगे, ज्यादा भी यूज करेंगे, तो वो एंटी एलिमेंट नहीं होगा, वो अपना जोनल कलर है उसका। अब हम आते हैं इस जिसको हम बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडला। वास्तु पुरुष मंडला। वास्तु पुरुष जो है नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड प्लेस किया गया है। ये इमेज आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी दिखी है, हालांकि थ्योरी ये है कि वास्तु पुरुष उल्टे मुंह लेटे हुए हैं वो, ना। उनका फेस जो है वो नीचे की तरफ है, सारे बॉडी पार्ट्स की जो ओरिएंटेशन है वो नीचे की तरफ है, और उनकी जो बैक है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन इस इमेज में ये उल्टा दिखाया गया कि ताकि हम क्लियर कट समझ पाए कि कहाँ क्या चीज प्लेस्ड होती है और उसका इफेक्ट कहाँ आएगा। तो सबसे सेंटर में ब्रह्मा एनर्जी है, नाभि पे जो होती है। ये घर का जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं हम। पैर इनके साउथ वेस्ट में है, और हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस्ड है। अब क्या ऐसा है जो एंटी एक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है नॉर्थ ईस्ट में? धीरे धीरे अब हम इसको मल्टीपल लेवल पे जो है आज समझने वाले हैं। अगर हम एलिमेंटल लेवल पे बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में दो बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हैं। सबसे पहला क्या है इसमें? वाटर एलिमेंट, क्योंकि इसमें नॉर्थ सबसे पहले है, ईस्ट बाद में है। तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हम, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन नॉर्थ ज्यादा डोमिनेटिंग है और ईस्ट उसके साथ है। तो वाटर जो है ना वो क्या है? वो सोर्स ऑफ लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने वाली एनर्जी है।
और एयर जो है वो, तो दोनों जब मिलके चलते हैं ना, वाटर एंड एयर, तो ये क्या करते हैं, ये बर्थ एंड रीबर्थ को, इन पे डिपेंड करता है, इन दोनों के ऊपर, पानी पे और हवा के ऊपर। एक बार इमेजिन करके देखे कि अगर हमारे प्लेनेट पे किसी भी ह्यूमन एरर से सप्लाई कम हो जाए, पानी ना हो या एयर ना बचे, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हमारा हो सकता है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चाहे वेजिटेबल्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, सबकी लाइफ अगर डिपेंड करती है तो वाटर एंड एयर सबसे असेंशियल। हालांकि पांचों ही एलिमेंट चाहिए हमें अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, बट ये दो वो हैं जिनसे काम नहीं चलेगा। अगर हम एनर्जी लेवल पे बात करें तो वाटर क्या करते हैं, ये नरिशमेंट और हीलिंग का काम करते हैं, नरिशमेंट एंड हीलिंग। और अगर हम एयर एलिमेंट की बात करें तो ये देता है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कनेक्टिविटी, सेल्फ जो है हमारी वो आगे और लोगों से कनेक्ट हो पाए। अब देवता के लेवल पे अगर आएंगे यहाँ पे, तो ईशान कौन इसको बोला जाता है, आप सबने सुना होगा। ईशान कौन इसलिए कि ईशान जो एक रूप है वो शिव का ही एक रूप है जिसको ईशान नाम दिया गया है। हम बहुत सारी कहानियों में तो नहीं जाएंगे आज, क्योंकि मैं बड़ा पिन पॉइंट होकर इस पूरे एरिया को डिस्कस करना है, जोन को डिस्कस करना है। तो जो ईशान है उन्हें, वो शिव का ही एक रूप है, ईशान कौन इसको नाम दिया जाता है। और अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे हेड प्लेस्ड है, हम अगर अपने हेड का सेंटर ढूंढते हैं तो जहाँ पे पंडित लोग पहले चोटी रखते थे, शायद वो आज भी रखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड कम हो गया, पहले शायद सभी रखते थे। जहाँ पे सर पे चोटी रखी जाती है उसको शिखी, ये एनर्जी फील्ड है जो वहां पे रूल करते हैं। साथ में इनके कौन है, पर्जन्या है, इधर देखे तो दिति है, और नीचे की तरफ आएंगे तो हम अपा और अपावस्था है जो कनेक्टेड है ब्रह्मा जी से। तो ये एक जो फील्ड है क्यों इतना सेंसिटिव माना गया, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कितने सारी अलग अलग और इंपॉर्टेंट एनर्जी से कनेक्टेड है। जैसे हम देखें, प्लैनेट जुपिटर है यहाँ पे, तो बृहस्पति है, नॉलेज के देवता है। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ अगर देखें हम तो वो किसकी दिशा मानी जाती है, नॉर्थ वो मरकरी की दिशा है। बुध जो ग्रह है, बुध जो प्लैनेट है, उनके एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, बुद्धि की है, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो हमें। मरकरी का काम है हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, चाहे वो एजुकेशन के रिसोर्सेज हो, बुक्स हो, सॉफ्टवेयर के लेवल पे कुछ भी हो, जो हमें चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल कराना उनका काम है नॉर्थ। ईस्ट में कौन है, ईस्ट में हमारे पास सूर्य देवता है, ईस्ट को वही गवर्न करते हैं। सूर्य का क्या काम है, लाइट देना, जिस लाइट से क्लैरिटी आ पाए। अगर कोई अंधेरे में बैठ के पढ़े तो पढ़ नहीं सकते वो, तो सूर्य इसी तरह हमें लाइट देते कि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो, चीजें साफ सुथरी एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में हम देख पाए। अब आपा और अपावस्था जो हैं, ये क्या करते, आपा जो हैं ये जो वोटर, अगर आपा को डिकोड करें तो लिटरल मीनिंग का वोटर ही निकलता है, पानी जैसा जिनका नेचर है वो। और आपा वत्सा, आपा के जो वत्स हैं, वत्स हम समझते हैं हमारे बहुत सारे बुक्स में सीरियल्स में बता कि वत्स मतलब बेटा, उनका पुत्र। तो ये कौन है, ये हीलर है, बोर्न हीलर है आपा, जो अपनी हीलिंग और नरिशमेंट की जो एनर्जी है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने का काम किसका है, आपा वत्सा का। आपा क्या करेंगे, ये डायग्नोज करवाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है, आपको बीमारी क्या है। अगर किसी का आपा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट है, जैसे हमने बात करी किसी का टॉयलेट आ जाए, किसी का स्टोर रूम आ जाए, है ना, सेप्टिक टैंक आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, इंसान हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रह जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी डायग्नोज ही नहीं होगी कि उसको आखिर दिक्कत क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब बीमारी डायग्नोज होगी, अगर आपा फील्ड अच्छा है, तो उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाना, अच्छा डॉक्टर अवेलेबल कराना, अच्छे से मेडिसिन अवेलेबल कराना, ये काम है आपा वत्सा का। उसकी बात को आगे कैरी करने के जाना, और उसकी बात को पूरा कंप्लीट, जहां तक सॉल्यूशन मिलने वाली बात है वो अपावस्था के अंदर है। तो इम्यूनिटी एंड हेल्थ को ये डील करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पे समझें, तो किसी भी इंडस्ट्री में उसकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रोंग रखना, कि वहां पे एक प्रॉपर फ्लो हो, आइडियाज का भी, प्रोडक्ट्स का भी, रॉ मटेरियल का भी, और उसकी प्रॉपर फिर जो साइकिल है कि चीज आई,
उसको बनाया गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी, और उसको लास्ट में सेल होने तक का ये पूरा साइकिल है जो चलेगा वो। तो आज हम हालांकि इंडस्ट्रियल वास्तु का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे, हम घर के एनवायरनमेंट से इन एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपा एंड अपावस्था इससे कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट। और इससे आगे बढ़ेंगे तो जो ब्रह्मा खुद है, जो क्रिएटिविटी की इमेंस पॉसिबिलिटी रखते हैं, उससे भी कनेक्टेड है ये फील्ड नॉर्थ ईस्ट। साथ में कौन है यहाँ पे? दिति। दिति कौन है? जो असुर जो एनर्जीज है उनकी माता मानी गई है। आगे किससे कनेक्टेड है? दिति, अदिति से, जो मदर ऑफ यूनिवर्स है। और आगे ये जहाँ के फिर कनेक्ट होते चले गए, और नॉर्थ में पूरे सोमा, भुजंग, भल्लाट, पूरा नॉर्थ जो है वो। इधर से पर्जन्य है, जो शावर्स हैं ग्रेस के, बारिश है आशीर्वाद की, हम कह सकते हैं पर्जन्य। सबको तो डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। जयंत हैं जो, वो खुद इंद्र के पुत्र हैं, रानी साची के और इंद्र के। तो अपनी मदर की इनके अंदर कूटनीति भी है असुर एनर्जी की, और फादर की डिवाइन एनर्जी भी है जयंत की। जीत का जो कारक है, किसी भी एरिया में विन अगर करना तो काम करते हैं। और महेंद्र जो है वो खुद इंद्र है, तो वो भी खुद बारिश के कारक है, पानी का सोर्स है। तो पूरा वाटर एलिमेंट जो है और एयर एलिमेंट, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर कोई है तो वो शिखी है। अब हम एक स्लाइड डिस्कस करते हैं जो पिछली बार हमने जिससे शुरुआत करी थी, बिगनिंग करी थी अपने लेक्चर। इसको जिसने भी बनाया उसने इतने ब्यूटीफुल सिंबल्स यूज किए हैं और इतना कुछ हमें सिखाया इस इमेज से। इमेज क्या बताती है कि ओशन है पीछे, पानी है, जो नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड मानी गई है। उसके अंदर एक स्नेक है जिनका नाम है शेषनाग। जैसे पिछली बार हमने बात की थी, शेषनाग मतलब जो टाइम को, टाइम के एक डायमेंशन को दिखाते हैं, वही शेष है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और उसके ऊपर लॉर्ड विष्णु है जो लेटे हुए हैं, जो विराजमान है। तो अगर हम वास्तु देवता फील्ड की बात करते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भूधर के नाम से एक एनर्जी फील्ड है। ब्रह्मा जी के जो 4 फेस है, तो उनका जो नॉर्थ फेस है वो भूधर है। भूधर का मतलब ये कि जिसने पूरी भू को, अर्थ को अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं मान के चलेंगे हम कि सच में कोई स्नेक है उसने उठा रखा, मतलब इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है कि अर्थ पे कुछ भी नया, कोई न्यू बिगिनिंग जब होगी, कोई भी नया आइडिया आएगा, उस पर काम स्टार्ट हुआ, तो पहला जो स्टेप होता है हमारा किसी भी काम करने का, जो फर्स्ट स्टेप है, वो जब हम लेते हैं तो भूधर एनर्जी हमारी बहुत हेल्प करती है उसको एग्जीक्यूट करने में। इस भूधर के ऊपर ही कौन विराजमान है? विष्णुदेव। तो उनका लोक हो गया ये। विष्णुदेव जो हैं, उनके पैरों में, हालांकि जिसने पिक्चराइजेशन करी उसने शायद हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी के ही एटीट्यूड को कॉपी कर लिया और नारी को दिखाया कि वो पैरों में बैठे हैं। मैं इससे एग्री नहीं करता। वो कहीं भी और बिठा सकते थे इनको, वो उनके सिराने बैठ सकती थी, कहीं भी बैठ सकती थी। लेकिन क्योंकि हम बाउंडेड है कि अब इमेज इसी तरीके की है, उसमें हम कोई चेंज कर नहीं सकते। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जहां विष्णु जी हैं वहां पे लक्ष्मी जी भी हैं, वो भी विराजमान। इसलिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, वो प्रोस्पेरिटी के डायरेक्शन से। बोलते ना, आपको नया अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप नॉर्थ की एंट्री ले लो, नॉर्थ में बैठो, नॉर्थ में काम करो। तो नॉर्थ लक्ष्मी जी का जोन है, तो विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भूधर वहां पे जो देवता है उनके ऊपर विराजमान है। अब जैसे एक मदर के पेट से जो एक कोड होती है उससे कनेक्टेड होता है बच्चा, इसी तरह की कोड है जिससे एक कमल खिला है, बहुत सारे पेटल्स का कमल है। और उसमें से जैसे ब्रह्मा जी क्रिएट होते हुए दिखाए गए हैं, हमें वो अपना अवतार लेते दिखाए गए हैं, इसी तरीके से क्रिएशंस पॉसिबल है हमारे वर्ल्ड में भी। जब माँ कंसीव करती है बच्चे को, तो इसी तरीके से एक कोड के थ्रू कनेक्टेड होगा वो, जिससे उसको फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ उसी से बच्चे को मिलता है। माँ के पेट में भी पानी होता है। वो जो एक बलून होगा ना, जिस बलून के अंदर वो बच्चा, मतलब एक्चुअल बलून नहीं, बॉडी के अंदर एक बलून लाइक शेप होती है, जिसमें वो बच्चा अपने 9 मंथ्स कंप्लीट करता है, अपनी पूरी ग्रोथ, जो भी उसकी मेंटल फिजिकल जो होनी होती है, वो सब कुछ जो रिसीव करेगा वो इसी कोड के थ्रू रिसीव करेगा, अपनी मदर के नेवल से जो कनेक्टेड है वो। और उसकी लाइफ का सस्टेनेंस, उसका मेंटल मेकओवर, वो सब डिसीजंस जब वो पेट में होगा तब हो रहे होंगे उसके वो। तो वो खुद भी एक वाटर बॉडी, मिनी वाटर बॉडी क्रिएट होती है माँ के शरीर के अंदर, जहाँ पे वो होता है।
तो शायद ये इमेज क्या कोशिश कर रही है मैं दिखाने की, कि जब भी यूनिवर्स में कभी बर्थ रीबर्थ का जो प्रोसेस है, अगर उसको समझा जाएगा तो वो इस इमेज से बड़ा क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाया गया है वही एनवायरनमेंट माँ के पेट में बच्चे को मिलता है। तो भूधर जो है इनसे भी कनेक्टेड है, इसका मतलब ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है वो। अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है शिखी। शिखी पे जब बात करेंगे उससे पहले हम बात करते हैं दिति की। दिति जो एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, वो बहुत कुछ है जो हमारी लाइफ में डिनोट करता है, क्योंकि वो असुर जो एनर्जी है उनकी मदर है वो। मुझे 1 मिनट का पोज लेना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। जी, इस तरीके से तो ये यूनिवर्सल वूम है, कॉस्मिक वूम है, जिसके अंदर हर एक आत्मा बच्चा जैसे जन्म माँ के पेट में लेता है, सेम उसी तरीके से हम हमारे प्लेनेट ने जन्म लिया, उसके बाद इस पे जो क्रिएशन है उसने जन्म लिया। अब दिति जो है उनको मदर ऑफ असुर बोला गया है। नॉर्थ ईस्ट में एसोसिएटेड फील्ड है बिल्कुल, ये रहा दिति। असुर एनर्जी है लेकिन ब्रह्मा जी की वाइफ है, और ये जो क्रिएटेड यूनिवर्स है, जो हमारा मेटेलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसको टोटली रूल करती है। क्या एट्रीब्यूट्स हैं दिति के, कि वो जितना भी विजन से रिलेटेड काम है हमारा, जो हमें सोच समझ के जो डिसीजंस लेने होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, दिति के अंदर आते हैं, माता दिति के अंदर आते हैं वो। और शिखी जो है, शिखी, इसके नाम को अगर डिकोड करें तो शिखी का मतलब होता है शिखा, चोटी, पीक, शिखर बोल सकते हो उसको। तो वास्तु पुरुष की जहां पे चोटी है, जहां पे हमारी चोटी होती है, उस जगह के ऊपर इस एरिया को बताया गया कि ये शिखी का एरिया है, शिखर है ये, टॉप पीक है यहाँ पे। तो ये वो एरिया है जहां से हम सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, जो यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देता है उसको हम रिसीव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस स्लाइड पे रुकते हैं और अब अपनी बात करते हैं। चलिए, अब जो दिति है उनको थोड़ी सी नफरत होती है अदिति से, जेलसी होती है ना। हम ह्यूमन टर्म्स में बात करेंगे, बट आई होप आप सब इतने एबल्ड हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं कि आप समझ जाएंगे कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो अदिति है मदर ऑफ देवता, और दिति जो है वो मदर ऑफ असुर है। तो दिति को कई बार जेलसी होती है अदिति से। क्यों? क्योंकि जो देवता है ना, वो असुरों को मारते रहते हैं। हमने खूब सारी कहानियां सुनी है। इसका मतलब कि जो विजडम है हमारे अंदर, जो इंटेलिजेंस है, वो हमारी इग्नोरेंस को खत्म करती रहती है। इंसान जितना मेंटली ग्रो करता जाएगा, जितना वो सीखता समझता जाएगा, उतना उसकी इग्नोरेंस कम होती चली जाएगी। ये किसको रूल करती है? ब्लैक मैजिक का जो फील्ड है, उससे काफी कुछ लेना देना है इनका। तो अगर किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो सबसे पहले उनको किसको चेक करना कि क्या दिति जो फील्ड है उनका घर में, एनर्जी फील्ड नॉर्थ ईस्ट में, कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर वो डिस्टर्ब है तो नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं उस घर के अंदर। अगर साउथ वेस्ट के साथ वो अलाइन कर गया, दोनों एक साथ से अगर डिस्टर्ब हो गई, तो वो, अगर ऐसा कहीं हो, तो हम अदिति और शिखी को जितना हम एक्टिवेट करके रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो दिति एनर्जी उतना कंट्रोल में रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो, तो अगर बॉडी के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो बोलते हैं, वो जितना ज्यादा होगा, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जहां भी वाटर एलिमेंट पे सन की रेज गिरती हैं, वहां पे शिखी एनर्जी जो है या दिति एनर्जी जो है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में हम। कई सारी बातें यहाँ पे करने के लिए हमारे पास में।
मेरे पास किसी की क्वेरी आई थी, वो पूछ रहे थे कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में विंडो है, मैं उसको कैसे ट्रीट करूं। तो नॉर्थ ईस्ट की विंडो हमें क्यों ट्रीट करनी है? नॉर्थ ईस्ट में विंडो का होना बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर एंट्री, वहां पे दरवाजा लगा होना, वो एक इशू है जिस पे बात करनी चाहिए। वो सबको सूट नहीं करता, बहुत कम, बहुत ही रेयर, कम लोगों को सूट करता है वो एनेट की जो एंट्रेंस है वो। बट अगर वहां पे विंडो है तो बड़ी अच्छी बात है। हम पूरे नॉर्थ से लेके और ईस्ट तक जितना ज्यादा वेंटिलेशन क्रिएट करेंगे, जितनी ज्यादा सन की रेज आएंगी, जितना ज्यादा एयर का फ्लो होगा, उतना हमारा घर ज्यादा शुद्ध, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा हेल्दी होगा। तो अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में विंडो है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बिल्कुल भी ट्रीट ना करें। क्योंकि द्वितीय एनर्जी के ऊपर जितनी सन की रेज आएंगी, जितना लाइट वहां पे आप रखोगे, जितना रोशनी से भरा हुआ उस एरिया को रखोगे ना, उतना वो ज्यादा अच्छा है वहां पे। फिर आते हैं हम शिखी के ऊपर। तो जो बात कर रहे थे हम शिखर, तो शिखी का एक मीनिंग, जिसको जैसे शिखी को दर्शाया गया है वो क्या है कि शिखी एक जलती हुई लो है, जैसे दीपक की कोई बाती हो, अग्नि का एक रूप, छोटा सा रूप है, उससे भी इक्वेट करते हैं हम शिखी को। कि अब एक चीज बड़ी कमाल की है, बड़ी सरप्राइजिंग रही मेरे लिए भी जब मैंने इसको स्टडी किया और समझा। हमारे हर एक जोन के अंदर, जो कॉर्नर में जो जोन्स हैं, उसमें सारे एंटी एलिमेंट अवेलेबल हैं। हम डरते हैं ना कि यहाँ पे तो ये था तो वो आ गया तो एंटी एलिमेंट हो जाएगा। जैसे फायर नॉर्थ ईस्ट में एंटी एलिमेंट है, नो डाउट की है, लेकिन खुद शिखी का जो नेचर है वो फायर का है। शिखी खुद अपने आप में एक जलती हुई लो है। वो कौन सी लो है? वो जो स्पिरिचुअलिटी में इमेजिन करी गई, एक साधु सन्यासी जो है ध्यान लगा के बैठे और उनको अपने अंदर एक ज्योति नजर आई, उनके हार्ट चक्रा पे नजर आई, उनको आगे चक्र पे नजर आई, या जहां भी उन्होंने फोकस किया 7 एनर्जी सेंटर्स पे, वहां उनको नजर आई। हमारे अंदर जो एक डिवाइन एनर्जी है, उसका स्वरूप अगर कुछ है तो वो शिखी एनर्जी फील्ड है। और क्या है शिखी के बारे में, अगर हम और थोड़ा सा इसको डिकोड करें, जो क्राउन चक्रा है हमारा, वो क्राउन चक्रा रूल करता है शिखी। यानी कि अगर हम 7 एनर्जी चक्कर की बात करें और उससे समझें, तो जो हमारा सबसे नीचे जो चक्कर है उसको बोला जाता है मूलाधार चक्कर। उसके ऊपर आता हमारा अधिष्ठान, फिर मणिपुरा जो नाभि के पास है, फिर जिसको हम अनहत या हार्ट चक्र बोलते हैं, गले पे जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं, और आगे चक्कर, और सबसे टॉप मोस्ट अगर कुछ है तो वो सहस्त्रार चक्कर है, क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं। तो वो कौन है? वो खुद शिव है। वो इंटेलिजेंस की एक अल्टीमेट पीक है इनकी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शिखी एनर्जी फील्ड के थ्रू में। वास्तु पुरुष का भी एक क्राउन चक्र है, एक फ्लेम की तरह दिखता है। अब ये फ्लेम जो है ना, बहुत बड़ा प्यूरिफायर है। ये पूरे वास्तु पुरुष मंडला को प्यूरिफाई करके रखती है अगर यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। इससे चार्ज होती है सन की रेज से, जितनी रोशनी यहाँ पे होगी उतना ज्यादा ये अच्छे से चार्ज एनर्जी फील्ड काम करेगा, रहेगा ये। अब क्योंकि वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे नॉर्थ का, यहाँ पे थोड़ा सा फायर एलिमेंट है शिखी के तौर पे, तो ये वाटर इतना चार्ज, इतना प्यूरिफाइड होता है कि ये जो रियल, जो गंगा का जिक्र है ना, गंजीज गंगा नदी, हमारे पास नो डाउट फिजिकल फॉर्म में है वो नदी, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो ये वो गंगा का पवित्र पानी है यहाँ पे, जो शिखी की जो एक लो है उसके साथ कांटेक्ट में आके बिल्कुल डिवाइन वाटर में क्रिएट हो गया है। और पूरे 45 जो बाकी जो देवता बच गए ना हमारे 44, उन सबको नरिशमेंट देता है, उन सबको अच्छे से चार्ज होके काम करने का देता है। ये एक तरह की कॉस्मिक वूम है, जो अपावस्था ने इसकी मेंटेन किया। दिति ने विजुअल क्लैरिटी देने के साथ साथ इसको संभाल के रखा। और शंकर जो है, शिव भगवान जो है, वो खुद यहाँ के देवता हैं, डेटी हैं, जो रूल करते हैं यहाँ पे। और ये देखा जाए तो असली तीर्थ यही है। जिस तीर्थ की हम बात करते हैं, त्रिवेणी का जो जिक्र है कि गंगा यमुना सरस्वती, वो अगर स्पिरिचुअल तौर पे देखा जाए तो असली तीर्थ यही है, जहां से हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां निकलती हैं। तो इसीलिए अगर समझें इस चीज को, तो जो जैनिज्म है, तो जैनिज्म के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 21 के आसपास, ध्यान है मुझे, एग्जैक्ट फिगर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, जो भी उनके ऐसे
सेजिज रहे हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट गेन करी है, जो स्पिरिचुअलिटी में एक स्टैंडर्ड तक उठ पाए, उनको तीर्थंकर बोला गया है। तीर्थंकर मतलब जिन्होंने रियल में वो तीर्थ कर लिया, अपनी सेल्फ में डाइव करने वाला जो तीर्थ है वो कर लिया इन्होंने। माइथोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो रूट वर्ड है शिखी, शिखा, कॉस्मिक एनर्जी से ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, तो एक काइंड ऑफ एंटीना कह सकते हो इसको। और इसको मर्म स्थान बोला गया है, क्योंकि अगर सर पे चोट लग गई हमारे तो वो बहुत डेंजरस है, बहुत मर्म स्थान है हमारी बॉडी का भी। ये सबको कंट्रोल करते हैं, सबकी मेमोरी कंट्रोल होती है, आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अगर मेडिकली थोड़ा सा समझे साइंस के तरीके से, इसको ना ओसिपिटल लोब बोला जाता है, जो मेडिकल टर्म से ओसिपिटल लोब, जो क्या डील करता है, पूरा जो विजुअल प्रोसेस है हमारे माइंड का, कि वो किसी चीज को कैसे विजुअलाइज करे, आईज के सिग्नल्स को कैसे रिसीव करे, आगे की सारी प्रोसेस कैसे करे, वो रूल होता है हमारा इस एरिया के ऊपर। योग शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम चले थोड़ा सा एक अलग एंगल से अगर देखें, तो यहाँ पर योगिनी और व्यापनी नाम की दो एनर्जीज हैं जो शिव चक्रा के अंदर मिलती हैं। थोड़ा थोड़ा सा जिक्र हम सुनते हैं, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, माता के एक उसमें लाइन आती है ये। तो ये जो प्लेस है ना, ये गंगा यमुना सरस्वती का रियल तीर्थ है, असली वो धाम है जहाँ पे महादेव शिव वास करते हैं। और काल की फोर्थ डायमेंशन है, ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, मेरा बड़ा मतलब क्लोज टू हार्ट ये टॉपिक है। जब भी इसको डिस्कस करता हूँ तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, इतना अच्छा लगता है मुझे। अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी आज के टॉपिक की रियल डेप्थ की तरफ। अब तक तुमने एक बैकग्राउंड प्रिपेयर किया है ना, तो एक बार मुझे, मैं राजकुमार जी को कर लेता हूँ अनम्यूट, मुझे एक बार कंफर्म कर दे कि क्या मेरी आवाज वीडियो सब अच्छे से आ रही है आप तक, क्योंकि ये पार्ट मिस नहीं होना चाहिए अब। जी थैंक यू सर, आ रही है सर, बिल्कुल अच्छे से आ ठीक है रही ना? है। ठीक है, अब बहुत मन से आप लोग सुनिएगा। हमेशा 3 डायमेंशंस की हमने बात सुनी है कि एक आकाश लोक है, एक भूलोक है, एक पाताल लोक है। ऐसी टाइम की भी 3 डायमेंशंस हैं, हमारा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। अगर हम बात करें थियरी में, थोड़ा सा वास्तु पुरुष पे जाएंगे हम अब, लेकिन बात करके जाएंगे थोड़ा सा। तो जो आकाश लोक है ना, वो रिप्रेजेंट करता है जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जहाँ पे देवता वास करते हैं। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एरिया है ये हमारा आकाश लोक है, क्राउन चक्रा जो है, सारी इंटेलिजेंस यही है, यहीं से सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं हम, है ना, विजन जो लेते हैं सारे। जो भूलोक है वो हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस है, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि भूलोक पे मनुष्य वास करते हैं, जो अपने फिजिकल जैसे वो हैं उनकी उस फिजिक्स की बॉडी की जो नीड्स है ना उसके लिए जीते हैं। फिर वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, समाज, रिलेशनशिप्स, अपने पैसा कमाना, ये मनुष्य का नेचर है। जो पाताल लोक है वो किसका सिंबल है? कॉस्मिक इग्नोरेंस का, अंधकार का, अंधकासुर वाला जो जगह है। पाताल में कौन वास करते हैं? असुर, जो बहुत इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं कि लाइफ का पर्पज क्या है, हम क्यों आए, क्या लाइफ में करने के लिए आए हैं। तो जो पूरी दुनिया के एक इग्नोरेंस का हमने एक पॉइंट देना था, तो पॉइंट क्या दिया हमने? पाताल लोक, जिसका कोई अंत नहीं, जिसमें कोई रोशनी नहीं, उसमें इग्नोरेंस ही इग्नोरेंस है। और आकाश लोक को हमने क्या इमेजिन किया है कि वो देवताओं की, जिसमें खूब रोशनी है, सुंदर से सुंदर है, स्वर्ग लोक है कहीं पे वहां पे। तो 3 डायमेंशन की हम हमेशा बात करते हैं, चाहे वो लोक के हिसाब से आकाश लोक, फिर भूलोक जिसपे हम खुद हैं सारे पृथ्वी पे, या पाताल लोक जो कहीं गहरे में अंधकार में कहीं कोई चीज है। तो इंटेलिजेंस है, बिल्कुल इग्नोरेंस है, और बीच की एक स्टेज है जिसमें इंसान के पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इंसान, हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, वो एक ऐसी स्पेसीज है इस यूनिवर्स में, जितना यूनिवर्स हम जानते हैं उसमें, जो अगर चाहे तो एक फ्री विल के साथ पैदा होते हैं। फ्री विल होती है कि अगर एक इंसान चाहे तो नीचे पाताल में गिर जाए, इग्नोरेंस में चला जाए, बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, और अगर वो चाहे तो अपने आप को आकाश लोक की तरफ, फ्यूचर की तरफ फ्यूचरिस्टिक बना के चले,
अपनी इंटेलिजेंस का यूज करे और अपने आप को इतना ऊपर उठा ले कि देवता तुल्य हो जाए वो, है ना। लोग उससे इंस्पिरेशन ले, उससे पूछे कि मुझे मेरी लाइफ के डिसीजन बताओ, मैं क्या करूं क्या ना करूं। दोनों पॉसिबिलिटी, फ्री विल है, इधर जाओ या इधर जाओ, चॉइस आपकी है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक बच्चे को कहा कि आपके पास ये दो प्लांट्स दिए हैं, एक बहुत सुंदर रोज का प्लांट दिया उसको कि ये लो, एक उसको प्लांट दिया आपने मैंगो का, आम का। और उसको कहो कि दो चॉइस है तुम्हारे पास, किसी एक को चूज कर सकते हो अभी। या तो इस रोज को चूज करोगे तो इस रोज को प्लांट करो, बड़ा करो, तुम्हारी पूरी लाइफ इसी के आसपास, इसी के नीचे गुजरेगी। या तुम चूज कर सकते हो इस मैंगो के, आम के पौधे को, ये क्या करेगा, इसकी छाया में, इसके फ्रूट्स में, उसमें तुम्हारी लाइफ बीतेगी। दो चॉइस है। अब वो कोई एक चूज करेगा। सपोज करते हैं उसने चूज किया रोज का प्लांट। तो रोज क्या है कि ब्यूटी है, बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है, लेकिन कांटे साथ में है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा ये कहे कि मुझे सिर्फ रोज चाहिए, मुझे कांटे नहीं चाहिए। ये संसार का वो रूप है जिसमें हम और आप लोग जीते हैं। अग्नि है तो धुआं होगा ही होगा साथ में, बिना धुएं के अग्नि नहीं मिलेगी। तो बाइनरी वर्ल्ड मिलता है हमें, सुख है, दुख भी साथ में खड़ा है, रोशनी है, अंधेरा साथ में खड़ा है। अब हम चूज करते हैं कि इस नॉर्मल दुनिया से बेटर है कि मैं आम का पेड़ लगा लूं। मैं बड़े सिंबल्स में बात कर रहा हूँ, होपफुली आप समझ जाएंगे। जहाँ पे लालच क्या दिखता है कि रोज सुंदर तो होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, लोग एडमायर भी करेंगे कि बड़ा सुंदर आपके पास रोज का फूल है, लेकिन कांटे में है जो मुझे भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन उससे कभी कोई फ्रूट नहीं मिलेगा मुझे, कभी कोई उसका मैं यूज नहीं कर पाऊँ कि मैं इन्हें खा पाऊँ, उसको कुछ टेस्ट मिल पाए। आम का पेड़ लगाने में बड़े फायदे हैं। क्या फायदा होगा, छाया मिलेगी, रोज से ज्यादा मिलेगी, ब्यूटी नहीं मिलेगी रोज जितनी, लेकिन छाव मिलेगी, और फ्रूट्स मिलेंगे पूरी लाइफ। अब खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना रोज को प्रेफर करते, बाइनरी वर्ल्ड को प्रेफर करते, ना वो फ्रूट्स को प्रेफर करते। वो क्या कहते हैं कि हमें तो पीपल का पौधा लगाना है। अब पीपल के पौधे में क्या है, ना तो ब्यूटी है रोज जैसी, ना उसके पास फ्रूट्स देने की कैपेसिटी है आम के पौधे की तरह। लेकिन उसकी ब्यूटी क्या है कि उसकी जो छांव है वो इन दोनों की छांव से ज्यादा प्यारी। दूसरा क्या है कि वो ऑक्सीजन का इतना बड़ा सोर्स है और कोई भी प्लांट नहीं है। लेकिन नेचर पीपल का क्या कि वो सब देगा, वो छांव भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, बदले में कुछ नहीं लेगा। कहीं भी पैदा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा स्कोप दे दो वहीं बड़ा हो जाएगा। कोई केयर ना भी करे तो भी चल पड़ेगा। तो ये जो तीसरा पीपल का पौधा है जिसका इतना ज्यादा स्पिरिचुअल रेफरेंस है, पीपल में पानी दिया जाता है, विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं अगर पौधों में, पेड़ों में कुछ हूँ तो मैं पीपल का पेड़ हूँ। ये सन्यासियों की जिंदगी है, ये तपस्वियों की जिंदगी है। तो एक तरफ सांसारिक इंसान है जो दुनिया को दिखाने के लिए जिएगा, वो रोज की तरफ जाएगा कि कांटे तो सह लूंगा, बट दूसरे को तो दिखा के मजा आएगा मुझे। एक वो है जिसको दिखाना नहीं है, लेकिन सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ में मुझे मजा आना जरूर चाहिए। वो किसकी तरफ जा रहा है, मैं आम का पौधा लगाऊंगा, खूब फ्रूट्स मिलेंगे, मजा आएगा। जिसको ना अपनी सेल्फ की परवाह है, ना दूसरे को दिखाना है, उसको क्या है कि मुझे चाहिए कि इतना सोलफुल कनेक्शन कि मैं डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ पाऊं और मैं अपना नेचर देवताओं जैसा बना पाऊं। मैं सिर्फ दे के मजा आए, मुझे दे के सुख मिले। तो वो कैसा बनेगा, पीपल के पौधे जैसा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है ना, ये वो पीपल का पौधा है। यहाँ अगर आप सो रहे हैं अपना बेड लगा के, या अगर इवन बैठ के आप पूजा भी करते हैं ना मंदिर बना के, तो आप कैसे हो जाएंगे पीपल का पौधा। आपका पैसे कमाने का मन ही नहीं करेगा, मजा ही नहीं आएगा उसमें। दुनिया आपको कहेगी चलो गोवा घूम के आते, आप क्या कहोगे कि ना मैं तो यहीं ठीक हूँ, मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा जो मेरा पूजा पाठ का, मुझे नहीं जाना। घर से बाहर जाने का मन ना करे। शिवा जो है ना, असेटिक है, साधु है, सन्यासी है, सेक्लूजन पसंद आना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों से बात करने के बजाय उनसे थोड़ा सा दूर रह के अपने मन की शांति ज्यादा अच्छी लगेगी। तो ये एक डायमेंशन है। अब तक हमने तीन डायमेंशन की बात की, अभी भी अगर आप हैं तो आप या मैं उन तीन डायमेंशन में ही उलझे हुए हैं। चाहे हम रोज की तरफ चले, चाहे हम मैंगो ट्री की तरफ चले, और चाहे हम पीपल के पेड़ की तरफ चले। अब क्या है कि एक फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन क्या है, टाइम की एक डायमेंशन है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक। इन तीनों से भी ऊपर कहीं एक फोर्थ डायमेंशन है। क्या है टाइम की वो फोर्थ डायमेंशन,
जिसको हम शिवा का नाम देते हैं, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, है ना, देवों को देव महादेव जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है वो डायमेंशन? वो एक ऐसी डायमेंशन है जिसमें आप एक बार एंटर कर गए ना, वहां से वापसी नहीं होती फिर। वो पूरे यूनिवर्स का पार्ट बन गया वो चीज, जिसको हम निर्वाण मोक्ष बोलते हैं। वो वाली फोर्थ डायमेंशन है। जरूरी नहीं है कि इंसान ये लाइफ छोड़ के, शरीर छोड़ के ही उसमें एंटर करेगा। जीते जी भी लोग उस डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं। अब टाइम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काल, है ना। तीन काल है हमारे पास, भूतकाल, है ना, भविष्य काल और वर्तमान काल, यानी कि टाइम के तीन डायमेंशन। जो इन तीनों डायमेंशन से बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं? महाकाल। काल के भी ऊपर जो है वो महाकाल। इसलिए उज्जैन के अंदर हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमारे कंट्री में वो जगह है, पूरी अर्थ के ऊपर वो एक सेंटर है जो हमारे इससे आया, जिसको हम अपना बोल सकते हैं उज्जैन। वहां पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है ना। कभी उस पर खूब पढ़िएगा, सुनिएगा, बड़ी एनरिच आपकी नॉलेज हो जाएगी, बड़ा फेथ आपका डेवलप होगा जब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनेंगे। तो महाकाल क्यों है वो? क्योंकि वो फोर्थ डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं। वो वाले डायमेंशन जो आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक से भी ऊपर चले गए, इन तीनों के डायमेंशन से ऊपर गए। अब महाकालेश्वर जो टेम्पल है, वहां के द्वारपाल कौन है? कौन है जो आपको एंट्री देंगे? आप मन में तो सोचेंगे कि मैं जाऊंगा कभी ना कभी उज्जैन, दर्शन करके आऊंगा। दर्शन करने के लिए जा कब पाएंगे? तो द्वारपाल जो है वो कौन है? वहां पे काल भैरव टेम्पल है, विजिट करके आइएगा। लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि वहां पे शराब चढ़ती है, कि भैरव जो है वो शराब पीते हैं। तो पीते हैं कि नहीं पीते हैं, वो आप कभी जाएं तो देखना इस चीज को। तो महाकालेश्वर और काल, जो काल भैरव टेम्पल है। अब जब हम आगे कोर्स में आगे बढ़ेंगे, या आप अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे समझें, तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आती है काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष की कुंडली, ये वही काल पुरुष है जिनके 12 हाउसेज में 12 जो साइंस हैं वो एज इट इज प्लेस्ड होते हैं। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन एरीज, 12th में जाके बिल्कुल जो 12th साइन है वो प्लेस्ड होता है एज इट इज। तो इसका परफेक्ट बैलेंस है, प्लैनेट सब में एज इट इज फिक्स बैठे हैं। तो काल पुरुष कुंडली। तो इस काल का बार बार जिक्र हम सुनते हैं। काल क्या? टाइम। टाइम की कौन सी? फोर्थ वाली डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, काल पुरुष। अब जो ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये वर्ड बना? शिवलिंग तो बहुत सारे हैं, लिंगम जो है बहुत सारे हैं शिव के, उनको डेडिकेट करके जो है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि जहां पर वो ज्योति है, वो फायर, वो एनर्जी रियल में अलाइव है, मोस्ट, क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो वहां पर। जहां जहां है वो हमारे ज्योतिर्लिंग है वहां पर। जो एनर्जी फुल्ली एक्टिवेटेड ब्रीदिंग है। जैसे हम एक लाइट या रोशनी का एग्जांपल लें, आप इमेजिन करें जहां जहां जिस घर जिस रूम में आप बैठे हैं, कि अगर आप इस रूम की लाइट ऑफ कर दें और साइड से जो भी आपका कोई वॉशरूम या रूम है जिसकी लाइट आ रही हो, तो जो लाइट आपको दिखेगी ना, वो क्या है? वो ज्योति है। लेकिन वो आ कहाँ से रही है? वो उसका सोर्स है ना। यहाँ तो सिर्फ रोशनी आपको दिखेगी, सोर्स नहीं दिखेगा यहाँ से। तो जहाँ पे रोशनी अपने सोर्स के साथ अवेलेबल है, वो ज्योतिर्लिंग है। इसलिए वो इतने ज्यादा एनर्जी के बड़े सेंटर्स है। अर्थ को अगर हम समझे तो अर्थ के ऊपर जो उसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट माना जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के बिल्कुल बीच में, जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, उसका एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है उज्जैन के अंदर, जहाँ वो टेम्पल बना है, जहाँ पे शिवलिंग जो स्थापित है वो, कि वहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इफेक्ट्स भी देती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं इतने मतलब जोर दे के एम्फेसिस के साथ आपको कह सकता हूँ। फिर शिव जो है ना, उनका एक तांडव, सबने सुना है कि शिव जो थे ना वो तांडव करते थे, एक डांस फॉर्म थी उनकी। तांडव क्या है? कि जो डांस फॉर्म है ना, वो आपको हेल्प कर सकती है ट्रांसेंड करने में। ट्रांसेंड मतलब यहाँ से कहीं और जाने में हेल्प कर सकती है। कैसी डांस फॉर्म? जो आपको इन तीनों डायमेंशन से निकाल के फोर्थ डायमेंशन में आपको भेज सकती है। तो जब जब भी शिव तांडव करते थे, वो उस फोर्थ डायमेंशन में एंटर कर जाते थे। और वो कैसी थी? इसमें कहा जाता था कि उनका जो थर्ड आई है वो ओपन हो सकती है ना, थर्ड आई। और उसके बाद क्या होगा? थर्ड आई क्या क्या है? आकाश लोक, भूलोक और पाताल लोक वाली।
फोर्थ में वो एंटर कर जाते, वो तांडव करते हैं, वो डार्क फॉर्म को ट्रांसेंड कर देते हैं वहां से। तो फोर्थ डायमेंशन क्या है कि वहां पे सब कुछ वन है, फिर वननेस है, कुछ भी डिवीजन नहीं, ना 1 2 3 की डिवीजन, ना वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ना वहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, ना वहां पे आकाश लोक भूलोक या पाताल लोक है। सब सिर्फ एक एनर्जी का रूप होके एक हो जाते हैं, वो फोर्थ डायमेंशन है। प्योर इंटेलिजेंस, कोई इल्यूजन नहीं है, फ्री फ्रॉम इल्यूजन है वो। ऐसी 3 नाड़ियां हैं हमारी, ईडा पीडा और सुषुम्ना, जिसकी हमने बात करी। इस फोर्थ डायमेंशन में जो एंटर करता है वो इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का या सुप्रीम इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाता है। 5 हमारे शरीर के कोष माने गए हैं, 5 लेयर्स हैं हमारी बॉडी की। जो सबसे पहले आता है हमारा अन्नमय कोश, जो हम खाना खाते हैं उससे शरीर, जो भौतिक शरीर है वो अपना काम चलाता है, वो अन्नमय कोश है। जिस दिन आप फास्ट करते हैं, खाना नहीं खिलाते, उस दिन अन्नमय कोश आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। शरीर को डाइजेशन नहीं करना पड़ता उस दिन, वो प्रोसेस रुक जाती है उसकी, या कह सकते हैं स्लो हो जाती है। और फिर हम एंटर करते हैं दूसरे में, जो होता है मनमय कोश। मन क्या करता है उस टाइम पे? मन आपको जोड़ता है या तो उस डेटी से जिसका आपने फास्ट किया है, या आपकी डिजायर से, फूड की। आपको बार बार खाने की याद आएगी, जितनी बार खाने की याद आएगी आपको याद आएगा कि आज आपका फास्ट है, उपवास है ना। चलो मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाता, अदरवाइज शायद हम टॉपिक से मिस हो जाएंगे। फिर प्राणमय कोश, जैसे ही आपका मनमय कोश आप उसके अंदर आए, वो एक्टिवेट हुआ, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्राणमय कोश है, यानी कि आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग की तरफ चल पड़ेगी। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, फास्टिंग के इतने सारे बेनिफिट्स आपको बताए जाते हैं। जब प्राणमय कोश भी आया, लगातार एक फास्ट करना स्टार्ट किया, मेंटेन किया, तो आपकी सेल्फ हीलिंग होने लगी। उसके बाद ज्ञानमय कोश है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा फोकस है नॉर्थ ईस्ट का, ज्ञानमय कोश। कई बार क्या होता है कि आपने एक चीज रखी, भूल गए, बड़ी जरूरी थी वो फाइल, याद ही नहीं आ रही कहाँ गई, कोई बात कहनी थी, याद ही नहीं आ रही। ये वो जगह है नॉर्थ ईस्ट आपके घर की, या आपके अगर अपनी बॉडी में अगर देखे तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। आप जब फुर्सत से बैठते हैं ना, सोचते हैं, तो आपके पास वो अपने आप सिग्नल आते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, और आपको एकदम क्लिक करता है कि अच्छा, वो फाइल तो उस कबर्ड में थी और मैं यहाँ ढूंढ रही थी ना। वो बात जो कहनी थी अब याद आ गई मुझे, उस टाइम याद नहीं आया जब बतानी थी। तो वहां से डिवाइन एनर्जी हमें खुद एक्टिवेट होके और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कब? जितना ज्यादा आपका ज्ञान में कोश आपने एक्टिवेटेड कर लिया है। और थर्ड क्या है कि जिसका शरीर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, प्राण शुद्ध हो गए, ज्ञान आ गया, अब जब वो जितना उस ज्ञान को बांटेगा ना, उतना वो आनंद में कोश में जिए, उतना उसको खुशी होगी। जितनी शेयरिंग करोगे उतने ज्यादा हम खुश रहेंगे। तो आज एक अलग डायमेंशन पे और चलते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब हमें फ्री चॉइस दी गई, फ्री विल के साथ हम पैदा हुए, कि हम चाहें तो असुर या पाताल लोक की डार्कनेस की तरफ चले जाएं, या हम चाहें तो हम आकाश लोक और देवता जो हैं उनकी तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ जाएं। तो इसमें क्या होता है कि इस फ्री चॉइस में चाहिए हमें, या तो हम लाइफ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके चले, है ना, जो ज्यादातर आजकल लोग कर रहे हैं ना, आप मैं हम सब भी किसी ना किसी लेवल पे क्या चाहते हैं कि मैं वास्तु सीख लूं, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, और मैं अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर लूं अपने अकॉर्डिंग। कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, सब कुछ तो नहीं बट कुछ हद तक हम कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम दूसरी डायमेंशन से डरते हैं। दूसरी डायमेंशन क्या है? टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर, अगर आप टोटल सरेंडर करके जीते हैं कि जो परमात्मा है जिसने मुझे क्रिएट किया, मुझे सस्टेन कर रहे हैं, वो जैसे चाहे वैसे चला ले, मुझे पूरी श्रद्धा है, वो जो करेंगे वो मेरे लिए द बेस्ट ऑप्शन होगा। इस सरेंडर में डर क्या है कि बहुत ब्यूटीफुली हम समझेंगे इस चीज को। जब मैंने एक बार क्यूरियोसिटी हुई कि मैं नाम समझूं कि जो राधा कृष्ण है, उसमें राधा नाम ही क्यों है? कृष्ण का तो एक लॉजिक है कि भी वो सांवले थे। कृष्ण वर्ड का मतलब जो सांवला है थोड़ा सा, है ना। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जैसे हमारे हैं, कृष्ण को कृष्णा बोलते थे। फिर प्यार के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राधा नाम ही क्यों? तो उसमें क्या समझ आता है कि राधा नाम को जब हम उल्टा करेंगे ना, उसका मतलब बनता है धारा।
राधा से उल्टा जब करेंगे बनेगा धारा। धारा का मीनिंग क्या है? धारा वो है जो अपने सोर्स से और दूर और दूर और दूर बहते बहते चली जाए। तो हम सब किस एटीट्यूड से लाइफ को जी रहे? धारा की तरह। जिस घर में पले बड़े, माँ बाप ने जिसने पैदा किया, भाई बहन के बीच रहे, फिर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग कमाने के लिए ज्यादा अच्छी लाइफ, ज्यादा लग्जरी, इस कंट्री में, उस कंट्री में, इस सिटी में, हम उस सेंटर से धीरे 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 कहाँ हो रहे? दूर जाते जा रहे हैं। हम धारा में जी रहे हैं। जिसको भी अपने सोर्स पे वापस लौट के आना है, वो राधा है। राधा क्या? जो अपने सोर्स पे वापस लौट आए। धारा वो जो सोर्स से दूर चला जाए। तो सोर्स के पास वापस लौट के आना तो सरेंडर करना पड़ेगा, श्रद्धा दिखानी पड़ेगी पूरी। तब उस सोर्स का रिस्पेक्ट कर पाओगे, वहां रह पाओगे। अदरवाइज सोसाइटी को देखते देखते फिर धारा बन के जीना पड़ेगा। इसी तरह जो भगवत गीता है, उसमें भी एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है गीता के अंदर भी। गीता का मतलब जो गीत है ना, भगवान का एक गीत है गीता। गीता वर्ड को अगर उल्टा करके देखें, क्योंकि सारे बड़े कोडेड चीजें हैं, ऐसे इंसान के हाथ ना पड़े, ना समझ आए, जो लायक नहीं है। जो लायक है वो थोड़ा बहुत समझ ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लायक, बट बहुत लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लेवल पे इंटरप्रेट किया, परिभाषाएं दी, और बहुत कुछ ऐसी कोडेड चीजें जो लोगों के सामने लेके आए। गीता का अगर उल्टा करके देखो तो तागी वर्ड बनता है, गीता तागी। तागी मतलब त्यागी, जो त्याग कर पाए, हु हैज द पोटेंशियल ऑफ रिनंशिएशन, चीजों को छोड़ पाए। तो जो छोड़ सकता है ना सब प्रभु पे, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये है सरेंडर की लाइफ, कि आपने टोटल सरेंडर कर दिया कि मेरी लाइफ में जो आप करेंगे ना, मुझे पूरा भरोसा है वो उससे ज्यादा बेटर होगा जो मैं कर रहा हूं। इसको हम बोलते हैं श्रद्धा। अब इसमें रिस्क क्या है? क्योंकि हमें मिली है साइट, जो एनर्जी है उसको उसके पास है इनसाइट। इनसाइट मतलब वो दूर की पहले ही सोच रहे हैं, हमें अभी का दिख रहा है, अभी क्यों हो गया मेरी लाइफ में, अभी ये बीमारी क्यों आई, मेरा अभी ये लॉस क्यों हो गया। अगर डिवाइन एनर्जी पे छोड़ के चलेंगे, इनसाइट पे छोड़ के चलेंगे, तो वो क्या करेगी? वो आपको, अगर मान लो आज एक एक मेडिसिन दे रहे हैं, मान लो, वो कड़वी भी लगेगी, उसको पीने का मन भी नहीं करेगा। हमें ये नहीं पता कि ये आज क्यों दिया जा रहा है। आज एक सिचुएशन आई, फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया, कोई एक हेल्थ इशू आ गया, कोई रिलेशनशिप बिगड़ गई, किसी से कुछ कहा गया और रिलेशन खराब हो गया, उस रिलेशन का बड़ा बुरा असर पड़ा, है ना। कोई एग्जाम था, पास नहीं हो पाए, और डिप्रेशन काइंड फील कर रहे हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमने अपने हिसाब से प्लान किया, नहीं हो पाया, और हमारे पास सिर्फ साइट थी, इनसाइट तो नहीं थी। इनसाइट होती तो हमें पता होता कि इसकी वजह से मुझे पता नहीं आगे क्या चीज मिलनी है और क्या मेरे से दूर होना जरूरी था। एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। आप सबने सुना है कि मीराबाई जो थी वो बड़ी अच्छी भक्त थी कृष्ण जी की। तो मीराबाई जैसा अगर विश्वास है ना, सरेंडर है, तो भगवान हो सकते हैं आपको फिलहाल जो दे रहे हैं ना वो बड़ा विष का प्याला हो, है ना, घूटना भी बड़ा मुश्किल हो जाए कि क्यों हो गया मेरी लाइफ में ऐसा। लेकिन अगर श्रद्धा है ना, तो वो विष का प्याला कब अमृत बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कब उसमें से दुनिया को लग रहा है कि विष है ये, उन्होंने तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपके लिए, लेकिन आप उसको कैसे ले रहे हो? आप उसको अमृत की तरह ले रहे हो, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है तो तेरा। वो फिर इतना अच्छे से ख्याल रखते हैं आपका कि विष भी आएगा तो आपको अमृत जैसा लगेगा। इतनी गजब की प्रोग्रेस होगी। किस चीज के एट्रीब्यूट है सारे? नॉर्थ ईस्ट के। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, साफ सुथरा है, क्लटर फ्री है, तो ये सारी एनर्जीज आपको इतना अच्छा विजनरी बना देंगी। आपके डिसीजंस जो हैं, दुनिया आपसे पूछने आएगी कि हमारे डिसीजन भी आप ले लो ना। टू बी और नॉट टू बी, लिटरेचर में एक ये टर्म है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट के नाम से, कि मैं करूं कि ना करूं, टू बी और नॉट टू बी, मैं रहूं कि ना रहूं, मैं जीऊं कि ना जीऊं, मैं कहूं कि ना कहूं। ये जो डिलेमा है ना, इस डिलेमा से अगर क्लैरिटी आएगी तो नॉर्थ ईस्ट देगा, आपका अपना ब्रेन देगा, जो शिखी एनर्जी है और जो द्वितीय एनर्जी है, जब वो मिलके काम करेंगी तो आपके ऊपर पर्जन्या की जो ग्रेस ऑफ गॉड है, शावर ऑफ गॉड है, वो आएंगी, वो गिरेंगी। खुद आपके आपा अपावस्था आपसे कनेक्टेड होंगे, आपकी हीलिंग, आपकी नरिशमेंट वो करेंगे। और खुद जो एनर्जी सेंटर है ब्रह्म स्थान पे, जो खुद ब्रह्मा जी है,
वो आपके लिए हर वो चीज रेडी करेंगे जो आपको करनी है। अब हम एक लास्ट टॉपिक और आज का डिस्कस करेंगे। टाइम में थोड़ा सा देख लूं एक बार, एक हमारे पास हाफ एन आवर है अभी। तो आपके नॉर्थ ईस्ट को आप कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे बेस्ट, अगर कोई, पहले तो दोष देखते हैं, दोष क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कट ही हो, पहला बड़ा दोष। नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट स्टोर रूम है तो बड़ा दोष है ना। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल है, क्या ये अच्छा है या इसमें भी कोई दोष है? घर में मंदिर नहीं होता, मंदिर में घर नहीं होता, है ना। मंदिर में घर नहीं होता और घर में मंदिर नहीं होता। घर में हम क्या रखें, यहाँ पे पूजा का एक स्थान। इतना ना हो कि आपने बहुत सारी देवी देवताओं की तस्वीरें रख ली, बड़ा सा एक दीपक रख के बैठे हो और प्रॉपर एक मंदिर बना के पूजा कर रहे हो। हमने क्या क्या एंटी एक्टिविटी कर दी यहाँ पे। सबसे पहले कि हमने लोडिंग बढ़ा दी। अगर हमने पूरा अच्छा एक फ्रेम तैयार करवा के ना एक मंदिर बना दिया प्रॉपर, उसमें घंटी लगी है, उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं देवी देवताओं की, तो आपने लोडिंग बढ़ा दी। दूसरी चीज क्या हुई कि आप रोज वहां पे जिस भी देवी देवता को मानते हो उनके नाम का एक दीपदान जरूर करते हो, दीपक जरूर जलाते होगे। ये जो अग्नि है ना, वो जितनी वहां पे चाहिए वो शिखी के तौर पे पहले ही है वहां। तो रोज रोज लगातार वहां पे दीपक जलना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एंटी एक्टिविटी आती चली जाएगी। फिर क्या होगा, आप वहां पे रेड बल्ब अगर लगा के बैठे हैं मंदिर में कि रेड बल्ब जला लेंगे, वो एंटी एक्टिविटी हो गई। आपने कोई आसन बिछा लिया, अब छोटी सी जो चीज है ना, वो वैसे तो नहीं दिक्कत करती, लेकिन वो बिछेगा, रोज बिछेगा, वहीं रहेगा, फिर वो काम कर देगा अपना लगातार। जब एक चीज स्टेबल एक जगह पे रहती है तो वो, हमें चाहिए क्या कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसको ये मानो कि ये मेरा हेड है, ब्रेन है मेरा। मुझे क्या क्या नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर वहां पे बोझ ज्यादा होगा तो आप अननेसेसरी ऐसा महसूस करेंगे कि आपके सर में बहुत बोझ है। अगर, क्योंकि सिंक हो जाती है एनर्जी जब वहां पे हम सोना, खाना और अपने आप को वर्क प्लेस के हिसाब से जब ढालना शुरू करें, जब रिलेशनशिप में जीते हैं वहां पे। तो सबसे पहले क्या करें कि अपना बहुत बड़ा मंदिर एस्टेब्लिश ना करें। पूजा स्थान हो आपका, जो भी जिनको मानते हैं, छोटी तस्वीर हो, 4 5 6, 6 मैक्सिमम है कि 6 इंच से बड़ी कोई तस्वीर ना रखें। और असली पूजा क्या है कि आप आंख बंद करें, जब हम बड़े से बड़े मंदिर में जाके ना, तिरुपति बालाजी हुए, वैष्णो माता, कोई भी बड़े से बड़े मंदिर में जाके जब आखिर में आंख बंद करके ही मांगना है, आंख बंद ही करनी है, तो सामने चाहे कितनी बड़ी तस्वीर, कितनी ही सुंदर दृश्य हो, जब आंख बंद ही करनी है तो फिर सामने सेटअप का मतलब क्या है? वो तो बस एक पर्सनल अपने लिए होगा ना, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आप आंख बंद करें और शिखी को इमेजिन करें। आप अपने आज्ञा चक्कर पे करें, वो आपकी चॉइस, आप अपने हृदय चक्कर पे करें उस पे, या जिस भी चक्कर से आप शुरू करना चाहें, कहीं भी, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगी। शिखी क्या करेगी, ये आपका सेल्फ का कनेक्शन कनेक्शन जो है ना, स्ट्रोंग कर देगी डिविनिटी के साथ। आप परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसको बताऊं, आप बैठो, आंखें बंद करो, बताओ, सब बताओ, यूनिवर्स को बताओ। आपके पास ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे अपनी इमेजिन में ना किए होंगे। इतना पावरफुल सोर्स है वो वहां पे एनर्जी का, एक्टिवेटेड एनर्जी है। आपके पास डिसीजन लेने में आपको डिलेमा है, मैं करूं कि ना करूं, किससे पूछूं। अरे इतना बड़ा सोर्स आपके पास अवेलेबल है, आप क्यों किसी से जाके सलाह ले रहे हो? बैठो वहां पे, करो आंख बंद, 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप मेडिटेट करो और देखो। आप वहां, उसके बाद जब आप उठोगे ना, आपके पास खुद ऑप्शंस होंगे, आपका मन बोल देगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। ये किसमें पावर है? नॉर्थ ईस्ट में पावर है। फिर क्या कर सकते हैं वहां पे, अगर किसी का इम्बैलेंस्ड है तो किस किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट जो जोन है ना, उसमें सारे ही एलिमेंट अवेलेबल है। जैसे वाटर एलिमेंट हम सब समझ गए, वाटर एलिमेंट वहां पे ऑलरेडी है, ठीक है। फायर एलिमेंट शिखी के तौर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जुपिटर वहां के रूलिंग प्लैनेट है, तो जुपिटर का कलर क्या है? येलो एंड गोल्डन। तो अगर वहां पे थोड़ा येलो गोल्डन है, वो एंटी एलिमेंट नहीं है, वो अलाउड है, ला सकते हो वहां पे, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में। ये ना हो कि पूरी वॉल येलो कर दिया, कर्टेन्स येलो कर, थोड़ा आ सकता है। तो अर्थ एलिमेंट आ गया, फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट।
क्या बच गया? क्या एयर एलिमेंट है? ऑफ कोर्स एयर एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी, है ना, आप ग्रीन वहां पे ला सकते हैं। क्या स्पेस एलिमेंट है? ये एनर्जी स्पेस से ही आ रही है हमारे पास। ये जब डिजायर फुलफिलमेंट कर सकती हैं, इनके पास इतनी एनर्जी है, सेलेशियल बीइंग्स है, तो ये हमारे स्पेस एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। तो व्हाइट कलर भी यहाँ चल सकता है, आ सकता है। देवता यहाँ पे कौन है? शिव। शिव का कलर व्हाइट ही मान के चलते हैं यहाँ, है ना। शिव, ब्लू नहीं है शिव का। इसलिए जो सोमवार का दिन है, जिसको हम इंग्लिश में मंडे बोलते हैं, उसका मतलब है मून डे। संडे सूर्य का दिन, मून डे मंडे का दिन। तो मून का कलर हम व्हाइट लेके चलते हैं, तो शिव को भी व्हाइट के साथ एसोसिएट करके चलते हैं हम। सफेद चीजें, सफेद दूध उनके ऊपर चढ़ा जाता है ना। तो ये एक ऐसा एरिया जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, अमेलगमेशन है, सबसे जुड़ा हुआ है। हमारा ही हेड है, घर का हेड है। जितना साफ सुथरा होगा, क्लटर फ्री होगा, मान के चलो उतना ही आपके विजन में, आपके हेड में उतनी ही क्लैरिटी रहेगी। अगर यहाँ पे टॉयलेट शीट है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने ही थॉट्स को, अपने ही आइडियाज को डेली फ्लश कर रहे हो। तब कभी भी एक फिक्स आइडिया पे काम कर ही नहीं पाओगे। 2 दिन मन किया मैं ये कर लूं, 2 दिन मन करेगा मैं ये कर लूं, कोई फिक्स आइडिया नहीं। अगर वहां पे किचन है किसी का, तो किचन क्या कर रहा है? आपके थॉट्स जलते जाएंगे, क्रिएट हो रहे हैं, जल रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, जल रहे हैं। कुछ क्रिएट नहीं होना उनसे, तो वेस्टेज है। थर्ड क्या, कि अगर स्टोर रूम है, या वहां पे बहुत सारा आपने बुक्स इकट्ठी, कुछ भी जो चीज आपने इकट्ठी कर दी क्लटर, तो ट्रैफिक जाम कर दिया आपने थॉट्स का वहां पे। थॉट्स इतने आएंगे लेकिन काम का कौन सा पता ही नहीं उसमें से, ना। आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। अगर आईज में इश्यूज हैं, बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? आप अपना आपा अप अवस्था चेक करें, आप अपना शिखी चेक करें, और खासकर द्वितीय एनर्जी फील्ड को जरूर चेक करें। इसमें अगर रेड कलर है, एंटी एलिमेंट है, वो आईज को, क्योंकि विजन है ना, विजन सिर्फ दिमाग का थोड़ी कि विजनरी है, आईज का भी तो विजन है, तो उसको बहुत पावरफुली इम्पैक्ट करता है। अब आते कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा अगर कोई रेमेडी है, वो है यहाँ पर वाटर फाउंटेन। समझेंगे कि क्यों वाटर फाउंटेन, क्यों बिना किसी चीज को इम्बैलेंस किए। वाटर यहाँ का अपना जोन है। किस चीज को सिंबलाइज करता है वाटर? आपके इमोशंस को, आपकी नरिशमेंट को, आपकी हीलिंग को। तो अगर कट है, इससे वाटर एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो फाउंटेन वहां पे रख के, है ना। ये ना हो कि फाउंटेन इतने से साइज का हो, वो आप फिर बच्चों की तरह, इतना सा फाउंटेन किसी को क्या बैलेंस करेगा वो। लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि वो मतलब लोडिंग ही क्रिएट कर दे, तो अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग मीडियम एक साइज का। अब क्या है कि उसमें फ्लो भी है, फाउंटेन में फ्लो है, तो फ्लो क्या है? एयर एलिमेंट। तो आपने नॉर्थ भी ले लिया, आपने ईस्ट भी ले लिया, इसलिए कह रहा हूँ कि परफेक्ट एक रेमेडी है। अब वो फ्लो जो है ना, एयर का जो पानी का फ्लो, वो क्या हुआ? आपको कनेक्टिविटी दे रहा है, कनेक्टिविटी टू सेल्फ। और जब सेल्फ से कनेक्ट हो, तो आप किसी से भी कनेक्ट हो जाओ, अगर सोर्स से कनेक्टेड हो तो ये बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद और भी रेमेडी है, बट ये अच्छी रेमेडी अगर कर सकते हैं। जो वाटर फाउंटेन ना लगा पाए किसी वजह से, मान लो किसी का ऐसा एरिया कि फाउंटेन लग ही नहीं सकता, तो अब हम एक एक लेवल पे देखते हैं कि हम जुपिटर के लेवल पे कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो सिद्ध मंत्र है, पता नहीं कितने लोग इनके थ्रू एनर्जी से जुड़ पाए, चाहे भक्त प्रहलाद ही क्यों ना हो। तो इसको अगर आप लिख के अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से वहां लगा सके, ये भी उस एनर्जी को बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये जुपिटर एलिमेंट को इंक्रीज कर देगा। फिर यहाँ के रूलिंग डेटी कौन है? शिव भगवान। तो उनका आप महामृत्युंजय मंत्र लगा सकते हैं, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षय मामृतात्। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जो उसको बैलेंस कर देगी। आप चाहें तो आप ओम नमः शिवाय भी लगा सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि इनको रेड कलर में ना लगाएं, वो आप समझ गए सारे की जोनल कलर यूज करें। आप व्हाइट में ले सकते हैं, आप येलो गोल्डन में ले सकते हैं, आप इनको ब्लू की किसी शेड में ले सकते हैं, डार्क ब्लू की तरफ ना जाएं, है ना, वो सैटर्न के साथ एसोसिएशन आ जाती है। तो इन कलर्स में आप इनको ले सकते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे? अब यहाँ की जो देवी है ना, अदिति देवी है, दिति देवी है, तो सिल्वर जो मेटल है, चांदी जिसको बोलते हैं,
वो यहाँ का रियल मेटल है। अब एल्युमिनियम से आप चीजों को ट्रीट करें, वो एक अलग लेवल की बात है कि हम उतना चांदी नहीं इकट्ठा कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस और कोई चाहे कि मैं सिल्वर से चांदी से इसको बैलेंस करना चाहूँ, तो छोटा सा चांदी का त्रिशूल रख सकते हैं। और एक देवी की फोटो है, अदिति देवी की, जो मदर ऑफ यूनिवर्स है। वो रूस्टर जो होता है ना, एक ब्रीड है, जो मुर्गा होता है उसमें रूस्टर बोलते हैं उसको। वो उनका वाहन है। जैसे दुर्गा माता का शेर है, ऐसे इनका वाहन रूस्टर है। तो अगर चांदी का वो रूस्टर मिला के आप रख ले, खासकर ये चीजें होती हैं जब किसी को मकान बनाते टाइम ही उस चीज को बैलेंस करना हो। इवन अगर आप यहाँ पर, जिसको सच्चा मोती बोलते हैं, पर्ल्स जिसको बोला जाता है, अच्छी खासी अमाउंट में अगर पर्ल्स भी रख लेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी एक रेमेडी है जो बैलेंस कर दे। अब इन रेमेडीज को आप अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करें, जितना बड़ा इम्बैलेंस, उस हिसाब से रेमेडी को आप डिजाइन कर लें कि मेरी जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर फाउंटेन से बैलेंस ज्यादा अच्छे से हो सकती है, या मैं मंत्र यूज करूं। है सारे इक्वली पावरफुल। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये रूस्टर वगैरह सिल्वर चांदी इसकी तरफ ना जाएं, आप मंत्रों का यूज करें, आप फाउंटेन का यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है। जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, तो जो कॉमन वास्तु के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग मना किया जाता है कि आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस ना लें। जिसमें से अगर है भी, तो N8 की जो एंट्रेंस है वो फिर भी थोड़ी सी ऑस्पिशियस है, E1 की बिल्कुल नहीं, क्योंकि E1 क्या है, शिखी, वो डिवाइन फायर है। तो अगर कोई यहाँ ओपनिंग कर दे हमारे, तो क्या हालत होगी हमारे। तो परेशान करेंगे ना, कोई टपली भी मार दे तो भी हम गुस्सा करेंगे। एक्सीडेंट्स लॉसेस ये सब आएंगे E1 से। N8 की एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव काम कर सकती है उन लोगों के लिए जिनका स्कॉर्पियन लगन है। एट्थ जो राशि होती है हमारी स्कॉर्पियन, अगर वो लगन है किसी का, पहले घर में स्कॉर्पियन है, तो क्या होगा कि जो नाइन्थ राशि आई ना, सेजिटेरियस, जिस राशि के जो स्वामी हैं वो खुद जुपिटर हैं, वो उनके सेकंड हाउस में चली गई, जो धन भाव और फैमिली का होता है। तो उनका धन कहाँ से जुड़ गया, नॉर्थ ईस्ट से। तो उनके अगर नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होगी N8 की, तो बहुत पैसा आएगा, जैसा भी वो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी करे तो वो इतना ध्यान रखे कि ये सिर्फ एक इंसान के बर्थ चार्ट में है। परिवार में अगर 4 लोग हैं तो जरूरी नहीं कि उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी हो। तो अगर इस तरह से सेंसिटिव जो एरियाज है, अगर वहां की एंट्री आपको लेनी है ना, तो आप ये करें कि पूरे घर में जिसमें आपके 4-5 मेंबर्स रह रहे हैं, वहां पर वो N8 की एंट्रेंस ना क्रिएट करें। जहां वो इंसान जिसके बर्थ चार्ट में है, वो अपना जो ऑफिस चला रहा है ना, जहाँ पे बैठ के वो कमा रहा है, पैसे जहां से आने हैं, वो वहां N8 की एंट्रेंस ले, ना कि घर पे ले। घर को आप बैलेंस करें अपनी पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग। वहां पे सबने रहना है, सबकी हेल्थ का ख्याल रखना है ना। N8 की एंट्रेंस पैसा देगी, लेकिन वो फैमिली प्रॉब्लम्स भी देगी। तो फैमिली में प्रॉब्लम्स क्यों लें। अपने वर्क प्लेस पे आप एंट्री ले, एंट्रेंस ले N8 की। घर पे उसको जो फंडामेंटल रूल्स है ना, उसके हिसाब से ही बैलेंस करके चले, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, आज मेरे हिसाब से बहुत है जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब किसी के क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो उस पर बात करते हैं। टाइम भी हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो मैं अ, आप में से कोई जो भी पूछना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी, राजकुमारी जी। जी थैंक यू सर। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बता अधूरी नॉलेज थी। जी, लेकिन अच्छा लगा सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था। तो इसी और लेवल मैं से बस। आपका पूरा देवता वास्तु कोर्स हो रहा है। ये तो एक जी। था नॉर्थ ईस्ट, है ना। जो नहीं लेसन सर। प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपके 1 डे में 4 देवता कवर करेंगे। जी इसलिए 12 डेज का जो प्रोग्राम है, तो आप मान के चलें कि 12 डेज में आपके 45 देवता कवर होंगे। तो इतनी सिर्फ इतनी एक डिटेल में शब्द। हम एक एक को समझेंगे। जी सर थैंक यू। एक वर्ड है कि ग्रेट। लेकिन सर बस एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ हैवी आइटम ना हो ना, हम्म। अगर बाई चांस स्टेयर केस आ जाती है तो उस चीज के लिए भी फाउंटेन अप्लाई करेगा सर?
देखिए उसको तो रिमूव नहीं कर सकते ना हम स्टेयरकेस को हाँ तो फिर ये कि अगर लोडिंग क्रिएट हुई तो आप वहां फाउंटेन रखने की बजाय बेटर है कि आप उसका जो काउंटर पार्ट बना ना साउथ वेस्ट उसको जी। हैवी कीजिए ओके। ना। और कोई दोष है तो आप बैलेंस कीजिए फाउंटेन के थ्रू, बट सिर्फ स्टेयर की वजह से वहां पे और ज्यादा क्रिएट मत कीजिए, अदरवाइज तो आप लोडिंग और बढ़ा देंगे। हाँ, तो वही चीज मैं तो पूछना आप चाह उसके रही हूँ जैसे। अपोजिट को हैवी कर दें। जी। ठीक है, अगर बाई चांस सर कुछ और चीज हैं जो बहुत हैवी है तो उसके लिए भी सेम चीज होगी कि साउथ को हैवी कर दें? हाँ, आप उसके अपोजिट को जितना हैवी करेंगे वो उतना लाइट फील होगा जी ना, जी जी, प्रोपोर्शन थैंक यू। उसके अकॉर्डिंग कर दें। और ओके जो सर। वहां से रिमूव कर सकते हैं उसको रिमूव कर दें, अब स्टेयर्स तो रिमूव नहीं हो सकती, बट जी। और जो चीज लगे कि ये हो सकती है तो उसको रिमूव कर दें। और ओके ऐसा ओके, रखे थैंक। प्लेस को कि डेली वहां पे आप बिल्कुल साफ पोछा लगा के साफ सुथरा उसको हम्म। रखते हैं। नहीं, वैसे सारी चीजें इम्बेलेंस होती हैं अगर किसी के यहाँ बाई चांस सपोज, लेकिन हम्म, किसी के यहाँ स्टेयर केस है जैसे किसी के यहाँ है, मैं हम्म, जिन्हें जानती हूँ, तो हम्म, उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो हम्म। उसका उपाय बस यही है कि बस साउथ हैवी कर दें? साउथ और साउथ वेस्ट को जितना हैवी करेंगे ना तो ये उतना बैलेंस हो जाएगा। ओके 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 सर, थैंक यू। जी वेलकम। और कोई जिसको पूछना हो तो संतोष शाह जी हैं, अनम्यूट कीजिए संतोष जी और कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ सर। जी। गुड इवनिंग सर, सॉरी मैं गुड तो इवनिंग। 5 मिनट पहले ही आपका अटेंड कर पाई बिकॉज लेट हो गई ऑफिस से। आई वाज एंड बैटरी नहीं थी गाड़ी मेरे फोन में। कोई आई नहीं। कुडंट अटेंड। मुझे एक है सर कि अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि E1 की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, जी बट अगर गाड़ी पार्किंग से अगर हो गई है E1 की एंट्रेंस तो उसमें क्या करना, व्हाट इज द रेमेडी सर? क्या उसमें ये तो पट्टी ठीक कर लो लगा? मैम, इजी रेमेडी है। आप उस पे हाँ सर, क्या ब्लू कर टेप सकते? या ग्रीन टेप जो आप लगा पाओ दोनों में से कोई एक लगा लो टेम्परेरी रेमेडी के लिए। ग्रीन टेप या तो फिर, सॉरी आई ब्लू कुडंट टेप हियर यू। ब्लू दोनों टेप। काम करती है नॉर्थ ईस्ट में। आप ब्लू टेप अच्छा। लगाएंगे लेकिन ब्लू की लाइटर शेड, डार्क ब्लू ना लगाएं। अच्छा सर, और ये तो परमानेंट नहीं हुआ सर, उसमें कोई? परमानेंट रेमेडी में वो अलग होती है। तो फिर उसमें ब्रास की पट्टी लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, ब्रास तो रिकमेंडेड नहीं है वहां पे, आप स्टील की लगा सकते हैं। अच्छा, स्टील की पट्टी लगा सकते हैं। बराबर। ठीक है सर। और ये मुझे आपका ये कोर्स आई वांटेड टू अटेंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5-6 डेज आई एम ट्रैवलिंग और एस्ट्रो के बारे में बिल्कुल आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो मुझे ये लगता है कि मैं इसको कैसे आगे कर पाऊंगी, विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड या? कंफ्यूजन तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है कंफ्यूजन दूर करना। आप बस अपनी अवेलेबिलिटी देखिए कि आप टाइम दे कब दे सकते हैं। और ये टाइमिंग आपने फिर शाम का ही रखा है सर? वो 6 to नहीं, वो 8 to 10 ही रहेगा मैम। 8 to 10? जी। और उसमें आपने जैसे बोला कि क्वेश्चन आंसर्स आप जैसे आज एवरीडे? अभी कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल आपका हाँ। सिमिलर सेशन रहा करेगा। हाँ जो लेकिन डाउट्स जिस अब दिन के हैं उसी दिन क्लियर करके नेक्स्ट डे पे फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और वैसे अगर आप ट्रैवल करें तो वो इतने दिन हमारे कट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी की इशू है, कुछ रूरल एरिया में जा जैसे रहे हैं आज जहाँ। का है तो आपको जैसे आज या कल मॉर्निंग तक इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कवर कर ओके। लीजिए। जब आएंगे सेशन में तब आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है सर, और ये रिकॉर्डिंग हमारे पास हमेशा रहेगी सर? हाँ, इसकी एक्सेस ठीक है। आपको हमेशा मिली रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू थैंक जी। यू। जी मैं नाम शायद अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, ए जे चेरी। या केजे चारी। जी सर, प्लीज या अगर आप कर पाए तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। या जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। सेशन तो बहुत अच्छा है सर, मैं वास्तव में इतना डीप तक एक्सप्लेन करने वाला अब तक नहीं देखा। खाली थैंक यू। ऊपर ऊपर बता के क्या इतना होता बोल के आप वेरी डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। रियली इट्स अ वेरी गुड सेशन। आई अप्रोक्सीमेटली मीन्स आई एम नॉट एबल टू अटेंड, मैं अटेंड किया था, बहुत अच्छा सेशन अटेंड किया था। ये थैंक यू सर, सर। ये कब चालू होने वाला है सर? ये सर आज सैटरडे ना, मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है 20 से। ओके। एंड मेडिकल इश्यूज में इसमें कुछ हेल्प मिलेगा सर? एस्ट्रो वास्तु काफी हेल्प करेगा सर आप। अभी नहीं, तो ये तो देवता वास्तु है ना, एस्ट्रो वास्तु थोड़ी है। इसमें एस्ट्रो वास्तु भी आपको मिल रहे हैं। Okay, within 6 days it is possible to learn.
मैं आपको ना एक एक बार मुझे 5 मिनट्स दीजिए, मैं आपको एक बार इसकी ना कोर्स की डिटेल जल्दी से बता देता हूँ। श्योर सर, राइट, थैंक यू। तो ये है, ये आप ग्रुप में अपनी क्वेरी डाल दें, जिसको भी लास्ट मोमेंट है, ये 2 ही दिन बचे हमारे पास कोर्स स्टार्ट करने के लिए। 20 तक जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे, उसके बाद नहीं फिर हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब वापस क्वेरी पे आते हैं। जी इतिमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। यस सर। सर अब कोर्स आपका बहुत बढ़िया है सर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सर। अच्छा, लेकिन मेरा ऐसे पहले मैंने मैम से फीस भर दी थी, इसलिए आपसे अभी नहीं हो पाएगा ये एक कोई कोर्स बात सर। नहीं। और दूसरा था सर, मैं नॉर्थ ईस्ट में सर, नॉर्थ ईस्ट के कारण से मुझे मे भी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है सर, मेमोरी लॉस या फिर ऐसा कुछ। स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो होता है मैम इससे। एक्चुअली वहां पे मेरा ओवन है, ओवन के नीचे मैंने वुडन का वो वो रखा है, स्लैब वुडन का, तो बैलेंस हो गया ना सर उसका। देखिए वैसे तो छोटे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं नहीं देते कि करते। उसकी वजह से मेमोरी लॉस आ जाए। वो अच्छा, चांसेस है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट की ऐसी कोई दसा, कुछ ऐसा ट्राइन बन रहा होगा एक्चुअली जो। बर्थ चार्ट में कोई टाइमिंग और मंथ फिक्स नहीं है सर, बर्थ के समय मम्मी को कुछ याद नहीं है, तो वो कोई कोई नहीं, फिक्स अब नहीं है तो। कभी जब आप कोर्स करेंगे ना तो आपको एक टेक्निक सिखाई जाएगी कि अगर किसी की बर्थ डिटेल्स नहीं है आपके पास में, हाँ तो आप उसकी ऑन द स्पॉट कुंडली कैसे बना सकते हैं। हाँ और हाँ, उतनी इफेक्टिवली काम करेगी उस टाइम पे जितनी नॉर्मल कुंडली काम नव करती है। तो उसके लिए एस्ट्रो वास्तु अलग से करना होगा या करेगी। फिर उसके लिए आपको एस्ट्रो वास्तु सीखना ये पड़ेगा। कोई आपसे कंसल्टेशन लेना है तो सर अलग से। आप अलग से मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कोर्स करने के बाद मेमोरी लॉस होने से मैं अपना इम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंट वो नहीं आ रहा सर नहीं मुझे। आ पाए। सब कुछ अच्छे से है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और पढ़ती तो याद आ जाता है, लेकिन जब पीछे का वो हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है हर चीज। सॉल्यूशंस है, हर चीज के सॉल्यूशंस है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। तो इसके लिए पर्सनल एटलीस्ट हम कुछ। ट्राई तो कर सकते हैं ना, अपना कर्म तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो बस वही सर। गॉड की मैं ग्रेस रही तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओके ओके सर, बस वही था एक सर, इतना सारा होने के बाद भी ये कुछ फ्रूटफुल यूज नहीं हो रहा मुझसे, ये वाला सब हर तो आप चीज। मैसेज कर लीजिएगा मुझे। ओके ओके पक्का सर, ओके। बस वही क्यों था मेरे से। थैंक यू सर। हाँ जी राजकुमारी जी बोलिए। जी सर, मैं थैंक यू कहना चाह रही हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं है। जी। क्योंकि मैंने सर और भी एक दो कोर्स ज्वाइन किए थे, वास्तु के भी किए, इवन और भी एक दो चीज की हैं। मतलब मैं पर्सनली ये कहना चाह रही हूँ कि सर आप जो बता रहे हैं ना, 1 to 1 जो आंसर दे रहे हैं, कोई भी इतना नहीं देता, ज्यादातर तो इग्नोर ही कर देते हैं। अगर ग्रुप में भी क्वेश्चन डालें ना सर, तो वो उसका रिप्लाई ही नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है, स्क्रॉल करो, करीब 200-300 मैसेज होते हैं कि हमारा आंसर अभी तक क्यों नहीं आया। जो असली सर्विस जो है ना, वो सर्विस तो यही है हाँ, ना। तो वही आप सब क्या वही है, मतलब मैं वैसे उम्र में बहुत छोटा हूँ आप सबसे ना, जी लेकिन ये भाई परमात्मा की मर्जी है कि ये रोल उन्होंने मुझे दे दिया, ये माध्यम बना दिया। तो आप सब जी। क्या होंगे, जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे ना वो सारे मेरे ब्रेन चाइल्ड होंगे। हम्म। तो मेरी जो सोच है वो आप तक आएगी, वो विचार आपके विचार बनेंगे, और उससे आप लाइफ को आगे डिफाइन करेंगे, औरों की लाइफ को डिफाइन करेंगे। जी जी तो अगर मैं कंजूसी रखूंगा अपनी नॉलेज शेयर करने में, तो फिर वो क्या फायदा। जी, नहीं सर, तो, वही चीज है ना कि मतलब हमने और भी लोगों से जब कनेक्ट किया है, एज कोई मायने नहीं रखती, आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है जो हम लोगों को मिल रहा है। तो वही मैं असली जो इसीलिए सर्विस है वो सर्विस यही होती है कि अगर कोई पढ़ने के बाद में मेरे से कोई पढ़ के कंफ्यूजन में ही रह गया, तो मेरी टीचिंग पे तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। मैं वही तो कह रही, मैंने जो वास्तु का बेसिक कोर्स किया था सर, काफी मतलब नामी ग्रामी व्यक्ति हैं जिनसे मैंने किया हुआ है, हम्म। उसी वजह से ज्वाइन किया था कि मुझे भी कुछ मिलेगा, बट वही खाली हाथ ही रह गए, कुछ भी नहीं मिला। तो और जो अच्छी बात नहीं है ये। या वही चीज है ना, तो इसके लिए मैं पर्सनल थैंक यू कर रही हूँ। अगर कोई करना भी चाह रहा है ना, कि पर्सनल थैंक यू सर को, कि वास्तव में कोई नहीं करता क्लियरिटी इतनी,
जितना एक दिन में ही इतना क्लियर हुआ है कि बहुत कुछ हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत जी बढ़िया पढ़ाया आपने, बहुत बढ़िया पढ़ाया। थैंक यू सर। मैं भी थैंक यू 20 सो साल मच। से काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना एक ही क्लास में एस्ट्रो, वास्तु, रेमेडी, उसके एट्रीब्यूट्स, लोडिंग, स्लोपिंग कोई नहीं बताता। हम्म, अलग अलग तरीके से बताता है, ये पढ़ लो, उसके ये आगे वो पढ़ लो, उसके आगे वो पढ़ लो, इतने ही करता है आदमी। और उसमें बहुत सारे दिन चले जाते हैं, बहुत सारा पीछे का नॉलेज मिस हो जाता है। और कंसल्टिंग या कंसल्टेशन में वो बहुत कुछ काम नहीं कर पाता। हम्म। आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, आपको और सभी टीम को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन। हमारा मोटिव ही ये था कि एक ऐसा कोर्स डिजाइन करे जिसमें गैप्स ना रहें। एक इंसान एक ही जगह से, एक ही सोर्स से वो तीनों आर्ट सीख के जाए, जो तीन बड़ी ब्रांचेज हैं वास्तु की। चाहे वो वास्तु के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो देवता लेवल पे काम करना है, और चाहे फिर वो एस्ट्रो वास्तु लेवल पे काम करना है। तीनों जब सीख के आप मार्केट में उतरोगे या अपना खुद का जब करोगे ना, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। अगर गलती हो भी गई तब रीचेक करोगे, पकड़ लोगे कि मेरे से ये गलती हो गई, इस लेवल पे गलती हो गई। कभी कभी क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सामने से दिख जाएगी, तो आप एलिमेंटल लेवल पे या डायरेक्शन के लेवल पे उसको आप ठीक कर दोगे, वहीं से रिजल्ट्स आ गए। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होगा कि वो हिडन है, वो नहीं दिख रही वहां, तो आप जब देवता लेवल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा, इस देवता की इस वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रखी है। आप देवता को ट्रीट करोगे, आपको रिजल्ट्स मिल गए। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम देवता लेवल पे भी नहीं दिख रही होती, तब आपको उसका बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा। वहां कोई प्लेनेट होगा, उसका कोई नक्षत्र लोड होगा, वो किस के पास जाके क्या माहौल बना के आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो आप वहां से ट्रेस कर पाएंगे। अच्छा होता है कि ट्रीटमेंट या तो आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज डायरेक्ट यूज कर लें, अदरवाइज आप रेमेडी किससे करें, वास्तु से ही करें, लेकिन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आप एस्ट्रो वास्तु से करें। तो इसके बाद कोई गैप नहीं बचेगा कि मैं ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा। आप इंडिपेंडेंटली अपना दूसरे का किसी का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर कोर्सेज सर्च करने की नीड नहीं रहेगी। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। लास्ट कोई और अगर कुछ बताना चाहे तो फिर हम एंड करते हैं ना, एक्सीड कर गए हम टाइम की लिमिट को। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। गुरु जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए दोबारा एक बार आज जी आप। जी मैं यही कह रही हूँ, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू जी। गुरु जी जी वर्ड तो बहुत बड़ा है मेरे लिए, इतना शायद बाहर में ना सह पाऊँ जो ज्ञान दे वो गुरु है सर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पर छोटे ये बड़े से कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच कि आप इतना मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे। हाँ आप हैं सर, वो डिजर्व कर रहे हैं वो जिस चीजें हमें जो, मतलब हमें जो चीज चाहिए थी ना सर, मतलब जो हमें हम ढूंढ रहे थे तकरीबन, एक तरीके से ये कहेंगे, तो वो मिल रही है चीज कि हाँ ये चीज है जो हमें चाहिए थी आपका उसके जो लिए। आपावस्था जो फील्ड है ना, वो अच्छा काम कर रहा है, वो आपके रिसोर्स ढूंढ ढूंढ के ला रहा है आपको, दे रहा है कि ये लो, ये अच्छा रिसोर्स जी ना। हो सकता है जैसे कोई सर। बीमार इंसान को मिल जाए कि ये है अच्छे वाला डॉक्टर, ये है हाँ हाँ बीमारी, हाँ। ये है दवा। वो एक खुशी हो रही है सर, मतलब अच्छा ये लग रहा है, एक एनर्जी है जो पॉजिटिव। जी। ना कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए सारे। चलिए, ओके थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर, ठीक है, राधे राधे। अब हम मिलते हैं मंडे को, जी अपनी जी। पहली जो क्लास होगी ना, फॉर्मल क्लास, उसमें मिलेंगे। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे।